शाहरुख खान को देखता था तो पता चला ही वॉज मौलाना ऑफ मक्का मदीना। अगर किस लड़के को 5-6 लड़कियों ने धोखा दिया है पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में वो गई बनेगा। ये लेस्बियन का कॉन्सेप्ट है, ये सब पास्ट लाइफ रिग्रेशन से रिलेटेड है। मैंने 6 अपनी पास्ट लाइफ देख ली। एक लाइफ में शिरडी साईं बाबा के साथ था। इनकी जो हेयर स्टाइल है उसमें मैं कह रहा हूँ ये पास्ट में जल्दी चले जाएंगे। कितने लोगों को पिछले जन्म में लेके गए? करीबन 12,000 से ज्यादा। तिरुपति बालाजी जाते हैं, हम हेयर डोनेट करते हैं। लोगों को ये साइंस ही नहीं पता। नॉर्थ में दिल्ली साइड में ज्यादा रेप्स होते हैं बिकॉज वहीं पे द्रौपदी की, इंसान जहाँ मरता है ना वहीं से उसकी स्टोरी रीस्टार्ट होती है। अभी आपने ये चीज बोली, हाँ। तो ये कहीं पे मेंशन्ड है क्या? हाँ। कोई बुक में या लोग मानने को तैयार नहीं। आप सत्य साई बाबा की स्टोरी सुनो। ये लोग 6-7 साल की उम्र में ना इनको तो भगवत गीता ऐसे ही आती थी, जबकि इनके घर में किसी को नहीं आती। ये वो पिछले जन्म से लेके आए थे। सीधी सी बात है। आपको क्या लगता है सचिन तेंदुलकर क्या कि भाई यही लाइफ के वजह से इतना फेमस हुए? मैंने पिछले अपने 153 पास्ट लाइफ देखे, मेरे साथ कम से कम 300 लोग मरे थे उस फ्लड जोन में। अब शिरडी के साईं बाबा की लाइफ में जो मैं था वो मुझे पता था। लोग ना इसको साइंटिफिक नहीं मान रहे। मैंने 7 लोगों को गांधी जी के पास्ट लाइफ में देखे, 7 पीपल। बहुत हार्ड टू बिलीव। AR रहमान के गाने इतने म्यूजिक वो ऊपर आकाशिक में कंपोज किए गए थे, उन्होंने उसको डाउनलोड किया। कि जिसको ये सारा ज्ञान होता है, हाँ, वो लोग नहीं बताते नहीं है इतना करते। सब कुछ। मुस्लिम्स में रीबर्थ नहीं होता। क्रिश्चियनिटी में भी नहीं होता, जैनिज्म में भी बोला नहीं होता। नॉर्थ दिल्ली में ज्यादा रेप होता हाँ, है, क्योंकि वहाँ पे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। हाँ, द्रौपदी ने बोला ये किसी ने मुझे नहीं बचाया, तो द्रौपदी ने कर्ज किया था कि एक टाइम पे तुम भी इसका भुगतान करोगे। अब वो लोग इस लाइफ में अगर फीमेल है तो फिर गो थ्रू करना ही पड़ेगा उनको। ये महाअवतार बाबा जी कौन है, क्या है? तो और वो कृष्ण के गुरु थे, ये लोगों को नहीं पता। जरा बताइए सर। नहीं, मैंने आप दोनों का पास्ट लाइफ देखा। क्या तो क्या मैं उस जन्म में अच्छे काम कर रहा था? नहीं, मैं पाकिस्तान जैसे शहर में जगन्नाथ यात्रा होती है। लेकिन the show must go on। Yes। मेरा नाम है विनायक शाह और मैं हूँ विनीत कटारिया। वेलकम टू विन विन वर्ल्ड। और भाई आज भी और तड़कता भड़कता पॉडकास्ट है। करेक्ट। पार्ट 2 पब्लिक डिमांड पे। पब्लिक ने बहुत, हमारे सब्सक्राइबर्स ने बहुत कमेंट किया कि सर को वापस लाओ, सर को वापस लाओ। यस यस। तो प्रोमो आपने देख लिया होगा। शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट बहुत ही एनर्जी के साथ। ओवर टू डॉक्टर उदय शाह। थैंक यू। कैसे हो सर? यस, बढ़िया। वापसी हुई है, वापसी। वापसी हुई। आपको तो $1 मिलियन बेबी बुलाना पड़ेगा। हमारा पहला वीडियो जो मिलियन क्रॉस हुआ आपके वजह से सर, आपके नॉलेज की वजह से, और आपके जो भी आपने पूरा इंफॉर्मेशन दिया, जो सब लोग को बहुत पसंद आया। कुछ लोगों को नहीं पसंद भी आया। करेक्ट। तो आज उनकी भड़ास भी हम निकालेंगे, वो सारे क्वेश्चंस भी हम लाएंगे आपके पास। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट अबाउट पास्ट लाइफ। अभी क्या है ना, कुछ ऑडियंस को पार्ट 2 शायद वो सबसे पहले देख रहे हैं। हाँ। तो उनके लिए अब छोटे से जिस्ट में आप बता दो कि पास्ट लाइफ में व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ का कॉन्सेप्ट ये है ना कि हमने जो भी गलतियां पहले करी है, चाहे ये लाइफ के पास्ट में या पास्ट लाइफ के पास्ट में, हम उसको एक रिव्यू करते हैं और उसको करेक्ट करते हैं, और प्रेजेंट लाइफ हम बहुत अच्छे से जीते हैं करके। दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। उसमें सपोज मैंने कोई गलती करी है और मैंने आपसे माफ़ी मांग ली, तो ये रिग्रेशन हो गया प्रेजेंट लाइफ का। आपने कोई पास्ट लाइफ में मेरे साथ गलती करी है, मैंने देख लिया अपने मेडिटेशन में या रिग्रेशन के प्रोसेस में, और मैंने आपसे माफ़ी मांगी या मैंने आपको माफ़ कर दिया, तो वो भी रिग्रेशन हो गया। दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो मतलब पिछले जन्म में जाके अपने इस जन्म को सुधार सकते। तो गलती सुधारना, प्रोग्रेस करना, दैट्स अ रिग्रेशन। हाँ, करेक्ट। ऐसा नहीं कि लेटाओ, हिप्नोथेरेपी करो और उसको एकदम पीछे ले जाओ और वो देखे, जरूरी थोड़ी है। क्योंकि जो गलतियां पास्ट में करी है उसी का तो रिफ्लेक्शन प्रेजेंट लाइफ में हो रहा है। करेक्ट। इज इट राइट? जैसे हम RTO में जाते हैं लाइसेंस लेने के लिए, जो हम गलती करते हैं तो हमको लाइसेंस नहीं मिलता है, और जब हम गलती नहीं करते लाइसेंस मिल जाता है। इज इट राइट? सिंपल कॉन्सेप्ट है, यही हो गया। अभी जितने लोगों ने भी पार्ट 1 में कुछ नेगेटिव कमेंट्स किए हैं, उसका ना मुझे शुरू में तो अजीब लगा, क्योंकि किसी ने अगर उस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च नहीं किया और उसने कमेंट्स किया तो वो समझ में आ जाता है कि ये बंदे ने उसके ऊपर काम ही नहीं किया है। करेक्ट। इसलिए वो इस तरह कमेंट्स कर रहा है। जब हम ओशो के आश्रम में रिट्रीट्स करने के लिए जाते थे, तो वहाँ पे ना एक गिब्रिश करके एक मेडिटेशन था। गिब्रिश मेडिटेशन। उसमें ना आपको कुछ भी बोलने के लिए बोलते हैं वो, मतलब गालियाँ बको। जिब्रिश लैंग्वेज भी बोलते हैं। है ना? मतलब जो भी बकना है, जो आप सप्रेस्ड हो,
आपने कभी अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं किया, तो ये पॉडकास्ट के बाद क्या हुआ ना, वो एक्चुअली मेडिटेशन का एक पार्टी हो गया कि लोगों ने मतलब माँ बहन की गालियाँ भी दे दी और वो कैथारसिस हो गया, उनका क्लटरिंग डिक्लटरिंग हो गया और वो फ्री हो गए। तो मुझे लगता है वो भी एक रिग्रेशन हो गया। हाँ हाँ हाँ, मन की भड़ास निकल गई। अदरवाइज वो किसी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाते और वो निकालते बाहर, या कोई इनका EFT करता, या कोई उनका होपोनोपो थेरेपी करता, या हीलिंग थेरेपी करता, उसके बाद वो बेचारा बाहर निकालता। ये तो सिर्फ वो देख के ही उससे वो रहा नहीं गया, उसके भी सप्रेस्ड इमोशन सरफेस पे आए और उसने रिएक्ट कर दिया, और हमारे लिए तो ये सक्सेसफुल हो गया। करेक्ट। तो हमने इनडायरेक्टली लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही कर दिया और है। एक बंदे ने तो मुझे फोन किया, मैसेज किया कि मैं सुसाइड करने ही वाला था, लेकिन पता नहीं आपकी वीडियो मैंने देखी और मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं नहीं मरने वाला हूँ। तो मुझे लगा कि ये एक बंदा जो बच गया ये पॉडकास्ट के चक्कर में, कम से कम उस वजह से तो ये हमारा वसूल हो गया। उसने आपको DM उसने के किया, मैसेज फोन किया? भी किया मुझे, पहले तो मैसेज किया तो मैंने रिप्लाई नहीं किया, मैंने कहा शायद वो मजाक करता होगा, तो सीधा फोन ही किया। तो मैंने ऐसे ही उठा लिया, मैं US में था तो मुझे लगा इतना क्या, मतलब रात को फ़ोन किया। तो जैसे फ़ोन किया तो बोला मैं अभी मरने वाला था, मैंने सब तैयारी किया, उसने फांसी वासी सब तैयारी किया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उसने वो वीडियो ओपन किया, यूट्यूब ओपन किया और उसमें सीधा हमारा ही हाईलाइट हुआ और उसने कुछ 15-20 मिनट तक देखा, पूरा भी वीडियो नहीं देखा। उतने में उसने डिसीजन ले लिया कि अब तो मरना नहीं है, क्योंकि अगर किसी का कंजेनिटल हार्ट डिजीज ठीक हो सकता है, कोई आदमी मतलब वापस प्रेजेंट लाइफ में एक रीबर्थ जैसा एक फिनोमिना क्रिएट कर सकता है, तो मर के फायदा ही क्या है। क्योंकि जैसे मैंने पास्ट टॉक में बताया था, इंसान जहां मरता है ना वहीं से उसकी स्टोरी रीस्टार्ट होती है, अगला जन्म वहीं से स्टार्ट होता है ना। तो वो बंदे ने सोचा, और मैंने बताया भी था कि कोई आदमी सुसाइड करता है ना तो उसके आगे 7 जन्म में उसको सुसाइड करना पड़ता है। एक बार अगर एक जन्म में सुसाइड किया है तो उसको 7 टाइम्स सुसाइड करना पड़ता है उस पैटर्न से बाहर आने के लिए, बिकॉज हमारे 7 चक्रस है, एनर्जी सेंटर से, तो हर चक्र में वो मेमोरी चली जाती है, तो 7 टाइम्स उसको वो पैटर्न रिपीट करनी पड़ती तो सुसाइड इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल होता इतना है, नेगेटिव है, इतना नेगेटिव है। इतना तो वो negative बंदे ने इसलिए वो सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि वो समझ गया कि भाई 7 बार मुझे ये अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और US कनाडा में मुझे तो बहुत सारे केसेस मिले। कुछ है ना 8 साल पहले एक लेडी आई थी ज्योति करके, उसने भी मुझे बताया कि मेरा बेटा फेल हो गया, उसने ड्रॉवर में से बंदूक निकाली और गन शॉट करके मर गया, तो वो इसलिए रिग्रेशन करने के लिए इंडिया आई थी। और जब मैंने उसका रिग्रेशन किया तब पता चला कि पास्ट लाइफ में ना ये दोनों मतलब सोल्जर, मतलब आर्मी में थे, लेकिन ऑपोजिट कंट्री के थे, माँ और बेटा ऐसा है। तो ये माँ ने ना उसको कैसे भी करके फोर्स किया कि भाई तू मर जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी, पिछले जन्म में। तो वो बंदे ने खुद गोली लेके मार दिया करके। तो इस लाइफ में उसको वही पेन देने के लिए बेटे ने ये अटेम्प्ट किया। मतलब आप सोचो, दोनों ऑपोजिट कंट्री के थे, सच अ डीप कनेक्शन, सच अ डीप और ये ऐसे कोई स्टोरी बना भी नहीं सकता। नहीं बना नहीं सकता। लोगों को कमेंट में क्या लगता है, ऐसी स्टोरी कैसे हो सकती है, नहीं ये ऐसा कैसे बना सकता है। एग्जैक्टली इतना पावरफुल दिमाग हो कि भाई मैं तो पिछले में सोल्जर था, सोल्जर ही क्यों। और वो भी वो ऑपोजिट कंट्री के थे। हाँ। और वो जब पकड़ा गया था तो उसने बोला भाई तू या तो खुद ही मर जा या मैं तुझे मार दूंगा। तो वो बहुत देशभक्त था बंदा, तो बोलता मैं खुद ही मरता हूँ, तू क्यों मारे, तेरे हाथ से क्यों मरूं, मैं मरूं तो अपने मतलब बलबूते पे मरूं ना। करेक्ट। तो वही उसने चीज को रिपीट किया। जस्ट बेटा बन के आया इस लाइफ में, और US में था, और वो वहाँ पे कुछ फेलियर था आफ्टर द एजुकेशन, उसको कोई जॉब ही नहीं मिल रहा था, और उसने अपने आप को गन शॉट किया। अभी आपने ये चीज बोली, हाँ। तो ये कहीं पे मेंशन्ड है क्या, कोई बुक में या कुछ कहीं पे इसका कुछ ये प्रमाण है ये basically? कैसा है ना, जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर बनते हैं ना, हाँ। उनके ये सिलेबस में ये मेंशन्ड है। अच्छा। लंदन में स्पेशली जो लोग साइकोलॉजी पढ़ने जाते हैं और वो लोग हिप्नोथेरेपी सीखते हैं सिर्फ इसी पॉइंट पे कि उनको वो 7 टाइम का पैटर्न को तोड़ना है। तो आप गूगल में सर्च करना कि जितने भी वहाँ पे डॉक्टर्स हैं वो लोग सिर्फ हिप्नोथेरेपी इसी के लिए मतलब सीखते हैं कि उस क्लाइंट का वो तोड़ पाए। बिकॉज चलते फिरते आजकल यंगस्टर्स कितने अटेम्प्ट करते हैं, कोई अल्कोहल लेके, कोई ड्रग्स लेके, कोई छलांग मार के, कोई पानी में डुबकी मार के, और वो अटेम्प्ट फेल होते हैं बिकॉज उनके सोल जर्नी में वो डेथ लिखा नहीं गया, नेचुरल डेथ नहीं था। तो क्या होता है ना कि अगर आपको डिवाइन प्लान से चलना नहीं आता और अगर आप डिवाइन प्लान के अगेंस्ट में जाते हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस तो मिलने वाला ही नहीं है।
और जब नहीं मिलता तो डेफिनेटली कोई गलती आपने करी है वो चीज़ को आपको रिकॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एंकरिंग हो जाती है। करेक्ट। नहीं तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि उसको हम ब्रेक कर पाए कि 7 बार सुसाइड ना करें। इसलिए वो साइकिक सर्जरी करके एक थेरेपी आती है, या हिप्नोथेरेपी होती है, या साइकिक सर्जरी करके एक थेरेपी होती अच्छा, है। उससे स्टॉप होता है? उससे स्टॉप होता है। मतलब 2 बार किया तो तीसरी बार नहीं करेगा? नहीं कर सकता, बिकॉज उसमें कैसा है, माइंड को रिप्रोग्रामिंग करना है, हमारे सबकॉन्शियस को रिप्रोग्रामिंग करना है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्रामिंग करना है। तो वो कोई हिप्नोथेरेपी करता है तो बाहर से करना पड़ता है, किसी से करवाना पड़ता है, और साइकिक सर्जरी वो खुद को करनी पड़ती है। तो काफ़ी लोग हैं जो हमारे पास सीखते हैं, अटेम्प्ट करते हैं सीखने के बाद, और फिर उनको समझ में आता है कि अब तो मेरे दिमाग से बिल्कुल ये भूत निकल गया मरने वाला, है ना, क्योंकि उन्होंने अपने ही माइंड को रिप्रोग्रामिंग कर लिया। करेक्ट। इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या हो सकता है? हाँ हाँ हाँ। इज इट राइट? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स से कोई आदमी आपका माइंड चेंज करे और खुद आप अपना माइंड चेंज करो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। करेक्ट। तो ये भी एक रिग्रेशन का प्रोसेस हो गया। इसलिए ओशो ने बहुत सारे कुंडलिनी मेडिटेशन, डायनामिक मेडिटेशन या नाद ब्रह्म मेडिटेशन, ऐसे मैं जब भी उनके आश्रम में जाके रिट्रीट्स अटेंड करता था, मैं समझता था वो एक्चुअली माइंड की पैटर्न को तोड़ने वाले काम कर रहे हैं। अदरवाइज दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या, एनलाइटनमेंट, मोक्ष के लिए सब मेडिटेशन करवाते, स्पिरिचुअल प्रोसेस करवाते। इन्होंने समझ लिया कि किसी भी तरह से हमें वो पैटर्न को तोड़ना है, अपने जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, और इसलिए वो बहुत अच्छे हैवी मेडिटेशन, थीटा और डेल्टा लेवल के मेडिटेशन करवाते, एंड दैट्स द ग्रेटेस्ट थिंग। तो दिस इज कॉल्ड दैट शिवा फ्रीक्वेंसी। शिवा फ्रीक्वेंसी का मतलब है जहां आप अपने आप को शून्य पे लेके आते हो और फिर आप रीस्टार्ट करते हो। रीबर्थ जैसा होता है, यही बॉडी वही सोल, लेकिन अब नया माइंडसेट। ओके, तो थीटा और बीटा लेवल ऑफ मेडिटेशन क्या होता है? थीटा लेवल में रिप्रोग्रामिंग होता है, बीटा लेवल पे मैनिफेस्टेशन होता है। अच्छा। मतलब आप देखो, ये जितने भी लोग उत्साही होते हैं ना, मतलब एक्साइटमेंट वाले, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, सब बीटा फ्रीक्वेंसी वाले जो बोलते बीटा फ्रीक्वेंसी। मतलब अभी का अभी मुझे ये हासिल करना है, ये हासिल, जैसे बच्चा बोलता है, जैसे बच्चा बोलता है चॉकलेट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, इज इट राइट? वो बीटा फ्रीक्वेंसी में, राइट? पेशेंस नहीं है, साइलेंस नहीं है, वो ओवर एक्साइटेड है, उसको बीटा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इज इट राइट? थीटा में कैसे रिप्रोग्रामिंग करना होता है, सोने से 3 मिनट पहले और जागने से 3 मिनट बाद ही सिर्फ आप थीटा में रह सकते हो। सोने से 3 मिनट पहले, सिर्फ 3 मिनट पहले, और सुबह उठने के 3 मिनट बाद। तो उस टाइम पे आप जो भी सोचोगे ना, आगे वाले 24 घंटा वही चलेगा। मतलब सोने से 3 मिनट पहले अगर मैं फोन देख रहा हूँ, हाँ, जो भी फोन पे बिग बॉस देख रहा हूँ, एग्जैक्टली, वो आपका रात भर तो चलेगा ही, लेकिन दिन में भी उसका इम्पैक्ट गिरेगा। और सुबह अगर उठ के, इसलिए बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करो, योगा करो, भगवान का नाम लो, और सोने से पहले भी भगवान का नाम लो, इसलिए बोलते हैं ताकि आने वाले 12 से 24 घंटे आपके अच्छे जाए। क्योंकि उस टाइम पे थीटा चलता है। इज इट राइट? लेकिन आजकल कैसा है, लोग है ना, कुछ ऐसे सैड गाने सुन के सोते हैं, कुछ बुरे मैसेजेस, लव गुरु को सुन के सोते हैं। हाँ एग्जैक्टली, और पूरा सबकॉन्शियस में वही चलता है। करेक्ट। इसलिए लोग बोलते हैं कि सोने से 1 घंटे पहले आपको मोबाइल को शट ऑफ कर देना चाहिए। एग्जैक्टली। डोंट लुक एट योर मोबाइल, और उठने के बाद भी 1 घंटे तक मोबाइल मत देखो। परफेक्ट। तो इसमें एक थेरेपी है जो मैं आपको बताता हूँ, जो भी लोग सुनते हैं ना, उनके लिए मैं एक थेरेपी सजेशन देता हूँ। सोने से पहले ना हमेशा होपोनोपो करना है, मतलब जो 4 सेंटेंस है ना, आई लव यू, प्लीज फॉरगेट मी, थैंक यू, एंड क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना, होपोनोपो के सेंटेंस, ये क्या करते हैं ना, आपको फॉरगिवनेस करवा के सुलाते हैं, आपको ग्रैटिट्यूड करवा के सुलाते हैं। और सुबह भी अगर आप उठते हो ना, तो यही सेंटेंस बोल के आप उठ सकते हो। तो 4 स्टेटमेंट क्या है? आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, एंड थैंक यू करके। ओके, है ना? तो कैसा होता है कि हम इसमें अपने आप का एक सेल्फ लव क्रिएट करते हैं, एक शुक्रगुजार करते हैं। अभी रात को सोने से पहले हम इसलिए करते हैं क्योंकि पूरे दिन में जिनको भी हमने तकलीफ दिया है, जिसको भी हर्ट किया है, जिन्होंने हमें हर्ट किया है, हम उनको फ्री करके सोते हैं। उनका कोई गिला शिकवा दिमाग में लेके हम नहीं सोते। और सुबह इसलिए करते हैं क्योंकि कितने लोग तो रात को ही मर गए, हार्ट अटैक से मर गए, एक्सीडेंट से मर गए, ब्रेन हेमरेज से मर गए, पैरालिसिस से मर गए। हम उठे, हमारे सांसें चल रही है, तो ग्रैटिट्यूड तो करना पड़ेगा ना कि भगवान ने और एक दिन दिया।
इज इट राइट? ये अगर आप थेरेपी करोगे ना रात को सोने से पहले होपोनोपो और सुबह उठने के बाद होपोनोपो, दैट इज़ द बेस्ट. हवाई के एक जेलर थे, इन्होंने अपने कैदियों के सारे जो केस पेपर होते हैं ना उसके ऊपर फोटोज देखे और उन्होंने उस फोटो के ऊपर ऐसे हाथ रख के ये 4 सेंटेंस क्रिएट किए और उसके बाद उन्होंने देखा कि 3 महीने में उसके सारे कैदी लोग ठीक हो गए. जितने भी बड़े बड़े क्रिमिनल्स थे, जितने भी बड़े बड़े क्राइम किए थे, मतलब उनकी सोच सही हो गई और उसके बाद ये थेरेपी बन गई. और ये अब्रॉड में इसको सर्टिफाइड कोर्स करके लोग सिखाते हैं, थेरेपी सिखाते हैं, होपोनोपो करके. वाओ. मैं भी जेल में जाता हूँ, देहरादून, हरिद्वार, गोवा के जेल में जाता हूँ, मैं यही प्रोसेस उनको करवाता हूँ कैदियों को. और लोग जब करते हैं तो लोग फ्री हो जाते हैं. आप जेल में भी जाते हैं? जेल में तो बहुत जाता हूँ क्योंकि मैं पिछले 8-10 साल से जाता हूँ, हर 3-4 महीने में जाता हूँ और वहाँ पे 1000-1200 कैदी होते हैं. उनको मैं मेडिटेशन करवाता हूँ, होपोनोपो करवाता हूँ, करुणा कर्म सोल डीएनए हीलिंग करवाता हूँ. तो उसमें उनका ये सेल्फ रिग्रेशन प्रोसेस होता है. और जब उनका जो विजिटिंग आवर्स होता है ना, जहाँ पे रिलेटिव्स आते हैं, फैमिली मेम्बर्स, वो खुद कहते हैं जेलर को कि भाई आपने क्या कर दिया इसको, ये तो बंदा इतना पॉजिटिव हो गया, ये हमको पॉजिटिव कर रहे हैं. लोग उसी के लिए मतलब जब फॉरगिव नहीं करते हैं या ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं ना, तो सप्रेशन की वजह से थायराइड भी क्रिएट होता है, मेडिसिन भी लेते हैं, अल्कोहल भी लेते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस. तो हम बोलते हैं ना तंबाकू खाते हैं जो, मतलब जो बकता नहीं तो बको, मतलब टोबैको, मतलब जो बकता है वो नहीं खाता है. आप देखो फीमेल्स कभी तंबाकू नहीं खाएंगे, फीमेल्स बहुत कम सिगरेट पीते हैं क्योंकि बोलने की आदत बहुत है उन्हें, तो वो एक रोज रिग्रेशन होता है उनका. वाओ, यार इट्स अ नाइस पॉइंट. समझ में आ रहा है? मेल्स बोलते नहीं है इसलिए वो तंबाकू अंदर लेते हैं, सिगरेट अंदर लेते, धुआं अंदर लेते, सप्रेस करते. इज इट राइट? और ये इंडिया में बहुत अच्छा है जहां मैं देखता हूं कि एक फ्रीडम है बोलने का. अब्रॉड में बोलने नहीं देते. करेक्ट राइट. सोशलाइजेशन नहीं. आप लंदन में देखो इतना डिप्रेशन क्यों है. समझ में आ रहा है? होम्योपैथी के किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, 1-1.5 घंटा केस टेकिंग लेते, उसमें ही आपका रिग्रेशन हो जाता है, आदमी ऐसे ही ठीक हो जाता है. एलोपैथी के डॉक्टर तो 2-5 मिनट से ज़्यादा आपको खड़े भी नहीं करेंगे क्लिनिक पे, लेकिन होम्योपैथी वाला तो पूछता है आपको ड्रीम कैसे आते हैं, आपको खाना मीठा पसंद है, तीखा पसंद है, आपको लोग कैसे पसंद है, सब चीज़ पूछते हैं. तो एक तरह से रिग्रेशन ही तो हुआ ही है. दैट्स अ सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस. करेक्ट. किसी को भी आप स्पेस दो, एक्स्ट्रा टाइम दो, वो रिग्रेशन हुआ. बातें करो, मतलब बातें करो. समझ में आ रहा है क्या? वो मेरे में एक्चुअली है. मैं एक्चुअली ना, मुझे कोई भी कुछ पूछने आता है या मुझे समझो कि मैं उसको जानता नहीं, पर वो आता है, पूछता है, वो कुछ नॉलेज लेना चाहता है. परफेक्ट. भले मेरे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है या मुझे, मैं जानता, पर मैं उसको पूरा समझाता हूं. सही बात है. मेरे को अच्छा लगता है लोगों को समझाना कि भाई मेरे पास जो नॉलेज है, मैं एटलीस्ट जितना मुझे आता है, मैं एटलीस्ट दूसरे को तो समझाऊं जो आ रहा है. भले उसको फिर करना हो नहीं करे, दैट इज हिज लुकआउट, बट मैं एटलीस्ट मेरा काम तो करूं. एग्जैक्टली. मैं लोगों को बहुत बड़ा समझाता हूँ. मुझे कितनी बोलता है, अरे तू किसको भी तू आधा घंटा से समझा रहा है, वो कुछ नहीं करने वाला है बाद में, वो भले ना करे. नहीं, लेकिन उसका क्लियरेंस होता है. आप देखो जो लोग नमाज पढ़ते हैं, वो जो अजान होता है कितनी जोर से वो बोलते हैं, या आप हिंदू टेम्पल में जाओ या जैन टेम्पल में जाओ, जो लोग जो जोर जोर से पूजा पाठ करते, मंत्र चैंटिंग करते, एक प्रकार का वो रिग्रेशन ही है. बिकॉज जो नेगेटिव चीज़ें आप नहीं निकालते हो ना, तो जब आप पॉजिटिव चीज़ें बोलते हो, भगवान का पाठ करते हो या कुछ भी वाहिगुरु करते हो, तो उसके साथ ना वो इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर निकल जाता है और वो न्यूट्रलाइज हो जाता है चैंट के साथ. तो हम जब किसी का प्रॉपरली रिग्रेशन भी करते हैं, जब वो गलत कुछ देख रहा है, कुछ वॉरियर देख रहा है, तांत्रिक चीज़ें देख रहा है, मर्डर देख रहा है, बाढ़ में मर रहा है या मतलब एक्सीडेंट से मर रहा है, तभी भी हम उसको चैंट करवाते, हीलिंग करवाते, पॉजिटिव एफर्मेशन देते, तो वो भी तो एक रिग्रेशन है. वो एक्चुअली मेरे को पूछना था, कमेंट सेक्शन में ना बहुत आया है कि पीछे पिछले जन्म में हम जा सकते हैं कि नहीं, लोग मानने को तैयार नहीं. बेसिकली राइट कि नहीं पिछले जन्म में कैसे जाएंगे, जो है अभी है, यही है, दिस इज द लाइफ, राइट, और इसके बाद कुछ नहीं होता. परफेक्ट. तो उसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि हम पिछले जन्म देख सकते हैं और जा भी सकते हैं? हमने ना कभी भी ऐसे एक्नॉलेज नहीं किया कि 80-90% हमारी हरकतें है ना, उसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं होता. ओके.
कितनी ऐसी हरकतें हैं। मतलब हम बोलते हैं अरे ये क्या कर रहा है, इसके तो माँ बाप में को तो कभी ऐसे करते हुए देखा नहीं, इसके पेरेंट्स में तो कभी ऐसे गुण हमने देखे नहीं। हाँ, ये आए कहाँ से गुण? करेक्ट, इज इट राइट? आप सत्य साई बाबा की स्टोरी सुनो, श्री श्री रविशंकर की स्टोरी सुनो, ये लोग 6-7 साल की उम्र में ना इनको तो भगवत गीता ऐसे ही आती थी, जबकि इनके घर में किसी को नहीं आती थी। ये वो पिछले जन्म से लेके आए थे, सीधी सी बात है। कहीं से तो कुछ कितने तो सिंगर्स हैं, कितने सिंगर्स हैं, कितने डांसर हैं। अब जो राइट ब्रेन जिनकी क्रिएटिविटी आती है वो पिछले जन्मों से तो आती है। आपको क्या लगता है सचिन तेंदुलकर क्या मतलब इतना कुछ खेले क्या कि भाई यही लाइफ के वजह से इतना फेमस हुए? या लता मंगेशकर, आपको क्या लगता है क्या उन्होंने ही रियाज किया और कोई किसी सिंगर ने रियाज नहीं किया होगा? बल्कि उनसे ज्यादा रियाज करने वाले भी है, कितने लोग हैं, बट वो वैसे नहीं बने जो लता मंगेशकर। मतलब आप खुद सोचो करके कि अगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स का भी आविष्कार हुआ डॉक्टर न्यूटन ने किया, तो वो भी पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं उसने उसके बारे में सोचा होगा ना। अदरवाइज एप्पल गिरते हुए तो आप और हम तो कितने जन्मों से देखते आ रहे हैं। हमने उसकी फॉर्मूला क्यों नहीं बनाई? हाँ, और उसने क्यों बनाया? इज इट राइट? आइंस्टाइन ने ये जब लाइट बनाई, किसी ने टेलीफोन का आविष्कार किया, आप जिस चीज के बारे में बार बार सोचते हो ना, हर लाइफ में ना उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हो, आप ही लेके जाते हो और कोई नहीं लेके जाएगा। मैंने पिछले अपने 153 पास्ट लाइफ देखे, मैं ही अपनी आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूँ। तो आपने अपने खुद के 153 पास्ट लाइफ्स देखे भी, और लोगों ने जब मुझे अपने पास्ट लाइफ में देखा, मैंने जानबूझकर वेरीफाई करने के लिए उनको पूछता हूँ, हाँ बताओ मैं कहाँ था, मेरा नाम क्या था, वो साल कहाँ था, तो एग्जैक्टली वही चीज़ आती है। लंदन में जब मैं गया पहली बार, वहाँ लैंड किया, मेरे साथ एक आंटी थी, मैंने उनको बताया कि यहाँ पे कोई एक चर्च है जो फ्लड जोन वाला है और वहाँ पे मैं मरा। तो उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं, मेरी बेटी रहती है, चलो मैं पता लगाती हूँ करके। तो उन्होंने बेटी को पूछा तो बोले हाँ यहाँ दूर एक चर्च है, स्टैम्पेड बुस्टन चर्च है, वहाँ जाते। वो चर्च में गए, वो केयर टेकर ने जब बुक खोली और मैंने जो अपना नाम बताया 1813 में फेडरिक डिसोजा करके, तो उसने देखा हाँ वो केयर टेकर ने कि हाँ वो प्रीस्ट था वहाँ पे और वो भी फ्लड में मर गया था। मेरे साथ कम से कम 300 लोग मरे थे उस फ्लड जोन में। तो दूसरे लोगों ने जो अपनी पास्ट लाइफ देखी खुद की उस जगह पे, उन्होंने भी वही साल बताया, वही चर्च का नाम बताया। अब ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? अब शिरडी के साईं बाबा की लाइफ में जो मैं था वो मुझे पता था, जो मैंने अपना नाम देखा था करके। अब जो लोग मुझे कहते हैं सर मैं आपको साईं के साथ देखता हूँ, आप उनके लेफ्ट में हो, वो आप उनका हाथ पकड़ रहे हो, तो मैं पूछता हूँ अच्छा उनका नाम क्या है, वो वही नाम बताते, वो कैसे कोइंसिडेंट हो सकता है? जो नाम आपको पता है एग्जैक्टली, उसको कैसे पता? गोवा में एक बंदा है, मतलब मेरा एक स्टूडेंट ही है, उसने 126 पास्ट लाइफ में मुझे देखा है, उसकी खुद के 126 लाइफ में। और उसने काफी मुझे गोवा के चर्च में देखा है, जो मुझे पता है कि उस चर्च में मैं था और कौन सी लाइफ में था और मेरा नाम क्या था। मतलब इतने लाइफ से वो आपसे कनेक्टेड है, बहुत कनेक्टेड। और वो लड़का तो वो बहुत कनेक्टेड है मेरे से। मतलब वो भले इमोशनली नहीं है, अटैच नहीं है, लेकिन जब भी हम मिलते हैं तो ऐसे लगता है ना कि जैसे कितने जन्मों से हम एक दूसरे को जानते हैं। और अभी वो लड़का आपसे कैसे कनेक्टेड है? वो कैसा था, वो कहीं जॉब कर रहा था और उसके बॉस ने मुझे एक टॉक के लिए बुलाया था। अच्छा। और वो एक ही झटके में मेरे से कनेक्ट हो। उसके बाद बॉस ने कभी बुलाया नहीं और ये बंदे ने कम से कम 22 बार मुझे बुलाया इवेंट के लिए। अब तो वो 14 क्लब का ओनर हो गया है, उस टाइम पे तो वो जॉब कर रहा था। इसलिए आप देखो कि मेरे जितने भी वीडियोस है, जितने भी टॉक्स है, मैं साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को साथ में लेके चलता हूँ। अब नोकिया ने उसको अपडेट नहीं किया तो आप समझ सकते हो वो कहाँ चला गया। सैमसंग आईफोन ने उसको ओवरटेक कर लिया, मोटरोला पीछे रह गया, अपग्रेड हुआ। तो ह्यूमन भी है ना, अगर रिग्रेशन नहीं करेगा, सेल्फ रिग्रेशन नहीं करेगा तो अपग्रेड नहीं होगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, सैचुरेशन आ जाएगा। तो अगर मेरे को पूछना था अपग्रेड नहीं हुआ हो, समझो मुझे उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, में रिग्रेशन पता ही नहीं है। हाँ नहीं, भले रिग्रेशन पता नहीं है, लेकिन आप है ना सेल्फ एनालिसिस तो कर सकते हैं, आपका लेफ्ट ब्रेन तो काम कर सकता है। आप सोच सकते हो कि मैं 2 साल पहले मैं 40,000 कमा रहा था और आज भी मैं 40,000 कमा रहा हूँ, इसका मतलब अपग्रेड नहीं हुए आप। वहाँ के वहीं हो, वहीं के वहीं हो आप। तो लोग फ्रस्ट्रेट क्यों होते, डिप्रेस क्यों होते? क्योंकि अपग्रेड नहीं होते। परिवर्तन और संसार का नियम है। ये वो हर जन्म में डिप्रेस्ड होते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स द मेन थिंग। आज रामदेव बाबा इस लाइफ में योगा टीचर हैं, ये हमें लगता है। अगर उनके पिछले 10 जन्म देखोगे तो डेफिनेटली वो योगा टीचर ही रहेंगे।
योगा मास्टर ही रहेंगे वो। लेकिन अब कैसा है, उन्होंने डिसाइड किया होगा कि इस लाइफ में मुझे अब उसको ग्लोबल लेवल पे लाना है, तो वो आ गए मास लेवल पे। तो वही अपग्रेशन होता है। लोगों को अगर इस कंपटीशन में प्रोग्रेस करना है तो रिग्रेशन करना पड़ेगा। ये सेंटेंस हमेशा याद रखो। और साइंस पे भी एक चीज थी, लोग ना इसको साइंटिफिक नहीं मान रहे, बहुत सारे लोग साइंटिफिक तो इसलिए नहीं मान। अब मैं आपको बताता हूँ साइंटिफिक क्यों नहीं मान रहे। इसके 2 रीजन है। एक क्या है ना, इंस्ट्रूमेंटली मेजर नहीं होता, बिकॉज ये 2 लेवल पे डिपेंड है, एक एनर्जी लेवल पे, एक कॉन्शियसनेस लेवल पे। साइंस सिर्फ फिजिक्स, जो बॉडी मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकता, फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल बॉडी, एनर्जी को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। इसलिए मैंने ऑरा साइंस के ऊपर मैंने पीएचडी की, क्योंकि मैं समझ गया कि अगर मुझे बियॉन्ड साइंस जाना है, अगर मुझे क्वांटम फिजिक्स पे जाना है, सब एटॉमिक लेवल पे जाना है, तो मुझे ऑरा साइंस पे रिसर्च करना पड़ेगा। तो मैंने वो रिसर्च किया और मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन शुरू की। फिर मुझे समझ में आया यहाँ पे भी मैं अटक गया हूँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज़ नॉट अ इनफ सब्जेक्ट, ऑरा इज़ नॉट अ इनफ सब्जेक्ट। अब मुझे बियॉन्ड एनर्जी जाना है, बियॉन्ड पास्ट लाइफ जाना है, तो मैं चैनलाइजिंग पे गया। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम नीचे के 3 चक्र को खोलते हैं, जिनको हम कर्म चक्र कहते हैं। रूट चक्र, सैक्रल चक्र, मणिपुर चक्र, जिसको हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जोड़ सकते हैं। इज इट राइट? लेकिन ऊपर के जो चक्र है ना, वो चैनलाइजिंग है। इट इज कनेक्टेड विथ योर कॉन्शियसनेस, जो चेतना से कनेक्टेड है। तो हम अगर है ना सिर्फ एनर्जी बढ़ाएंगे और कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ाएंगे ना, तो भी हम अटक जाएंगे। रावण ने एनर्जी बढ़ाई, कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ाई, इसलिए राम के हाथ से मरना पड़ा उनको। एक्सेस एनर्जी के बाद क्या होता है कि ईगो आ जाता है, और ईगो आपको खत्म कर देता है, आपकी चेतना को खत्म कर देता है। तो तभी रिग्रेशन जरूरी है कि आपको ग्राउंडिंग करनी है। आप जो ज़्यादा हवा में जो उड़ते हैं कि मुझे ये सक्सेस मिला, ये हुआ, डूअरशिप आ जाता है, मैं आ जाता है, आय आ जाता है, तो उसको खत्म करने के लिए रिग्रेशन होता है। हम अच्छे कर्म करें, वो भी एक टाइप का रिग्रेशन हो परफेक्ट, गया। हम कुत्ते को देख रहे और उसको लात ना मारे, हाँ, वो भी एक टाइप का रिग्रेशन। परफेक्ट। तो एनिमल से प्यार कर रहे हैं हम, बाकी सारी चीजें करें, वो भी रिग्रेशन ही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको थेरेपी ही करना है, नहीं नहीं, हाँ, बट आप अपने लाइफ में अच्छे कर्म करो, ऑटोमेटिकली रिग्रेशन एग्जैक्टली। आज जैनिज्म में भी सामायिक प्रतिक्रमण करते, मिच्छामी डोक्रम करते, वो भी तो एक फॉरगिवनेस है, वो भी एक रिग्रेशन है। करेक्ट है ना, कि जब वो 1.5-2 घंटा बैठते हैं, वो कहते हैं भाई ये पानी से मैंने उसका दुरुपयोग किया, पानी से माफ़ी मांग लूँ, ये अनाज मैंने गवाया है, वेस्ट किया है, अनाज से मैं माफ़ी मांगूँ, ये पेड़ पौधे का मैंने विनाश किया, मैं इससे माफ़ी मांगूँ, ये भी तो रिग्रेशन है। तो हर रिलीजन का जो एक मकसद होता है ना, कि जहाँ पे आपने कोई चीज़ को टॉर्चर किया है, उससे माफ़ी मांग लो, दैट्स अ रिग्रेशन। तो ऐसे माफ़ी मांगने से तो हमारा नेक्स्ट बर्थ एकदम अच्छा 100%। अभी बुद्धा ने क्या किया ना, उसी लाइफ में अपना 646 लाइफ देखी, हाँ, पास्ट लाइफ, हाँ, और उन्होंने हर लाइफ का रिग्रेशन करते हुए एनलाइटन और निर्वाणा तक पहुंचे। अच्छा, महावीर ने भी 513 लाइफ देखी। अब पहले जब हमने ये वीडियो को रिलीज किया तो कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि उन्होंने पास्ट लाइफ देखी थी, ये कहीं पे मेंशन नहीं है करके, हाँ, लोगों ने लिखा था करके। लेकिन लोगों को पता नहीं कि लोगों ने उतना डीप लेवल पे कभी रिसर्च नहीं किया। आप मुंबई की यूनिवर्सिटी में जैनिज्म के ऊपर पीएचडी होती है, वहाँ जाके देखो, मैंने खुद किया है वहाँ पे। सोम्या कॉलेज में, यहाँ पे जो है सोमैया कॉलेज, वहाँ पे अगर आप जाओ, वहाँ पे बुद्धिज्म के ऊपर पीएचडी होती है, मैंने 1 साल किया है वहाँ पे। तो लोगों को पता ही नहीं कि उसके सिलेबस में ये है। लोग ऊपर ऊपर का धर्म जानते हैं, उनकी बैक स्टोरी कोई नहीं जानता है। तो वो कैसा है ना, वो बोलते हैं ना, आधा नॉलेज पॉइजनियस होता है, हाँ, वेरी पॉइजन। तो ये ऐसा ही होता है भाई, थोड़ा ज्ञान मिल गया और मैं हवा में आ गया, ईगो आ गया, अरे ये क्या बंदा कुछ भी फेंकता है। महावीर ने कहा 513 लाइफ देखी। अगर नहीं देखी तो मुझे ये बताओ, उनको मोक्ष क्यों मिला, क्यों आपको और मुझे नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने रिग्रेशन किया। बुद्धा के साथ 22 लोग थे, 22 को क्यों एनलाइटन मोक्ष नहीं मिला, निर्वाणा नहीं मिला, उनको ही क्यों मिला? अच्छा, उनके 22 डिसाइपल साथ में थे, स्टार्टिंग से एंड तक थे। लोगों को ये नहीं पता। हाँ, करेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? आज वही लोग ऐसे दलाई लामा जैसे हैं कि जो लोग कंटिन्यूसली अपना इवॉल्व्ड पार्ट लेके आ रहे हैं। मे बी इस लाइफ में उनको निर्वाणा मिल जाएगा, या मे बी नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा। इज इट राइट? सो देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी बिहाइंड अ स्टोरी। इसका ना बेसिक मुझे लाइफ के बारे में क्या समझ में आ रहा है कि लाइफ मतलब कि हर जन्म में आपको बेटरमेंट करते जाना है टू रीच मोक्ष।
हर जन्म में नहीं, मैं तो कहता हूँ हर मोमेंट में, हर मोमेंट में क्योंकि क्या है ना कि अगर पिछला मोमेंट, पिछला 1 घंटा और ये घंटे में अगर आप में डिफरेंस नहीं आया, इसका मतलब आप प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे। इट्स नॉट अबाउट ऑल द लाइव्स। एग्जैक्टली, जैसे हमारे जिम में भी बहुत अच्छा एग्जांपल है कि लोग क्या, अभी लोग बोलते हैं कि भाई आज मैं आया, आज मैंने 30 किलो उठाया, अभी नेक्स्ट वीक कल आऊंगा, कल मैं 40 किलो उठाऊंगा। पर बात किलो की नहीं है, बात एवरी रेप की है। एवरी रेप काउंट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। काउंट मतलब ऐसा नहीं कि भाई मैंने आज 30 उठा लिया, कल 40, पर तूने रेप कितने मारे, क्या है, तो एवरी रेप काउंट, मतलब एवरी स्टेप, एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ काउंट्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, ब्लेम गेम खत्म करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके वजह से हो गया, इसके वजह से हो गया, तो फिर वो रिग्रेशन नहीं होगा। तुमने मेरी लाइफ खराब की, तुम्हारे वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हुई, ये शब्द इस्तेमाल करते ना जब लोग, तो रिग्रेशन नहीं कर पाते। उसमें सबसे पहले पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि शायद मेरे वजह से ही कोई गलती हुई होगी, तब वो आदमी पिछले जन्म में आराम से जाता है। सबसे मेजर ब्लॉक क्या है कि जब आप बोलोगे कि उसके वजह से, तो आप पीछे जाओगे कैसे? बच्चा कैसे बोलता है मुझे मार्क्स इसलिए कम आए क्योंकि टीचर अच्छा नहीं सिखा रही थी, तो वो बच्चा तो कभी सुधरेगा ही नहीं। इतने ब्रेकअप्स होते हैं, इतने डिवोर्सेस होते हैं, इतने मतलब बिजनेस खत्म हो जाते हैं, मतलब ये जेट एयरवेज खत्म हो गया, किंगफिशर खत्म हो गया। ये लोग अगर प्रेजेंट लाइफ की रिवैल्यूएशन करते, रिग्रेशन करते, तो इनको समझ में आता ना इनकी गलतियां कहाँ थी। नहीं तो इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करके ऐसे कैसे होता। और क्वांटम फिजिक्स की थियरी क्या कहता है कि जितने लोग भी पास्ट लाइफ में इन्वॉल्व थे ना, वो लोग वापस आपकी लाइफ में आते। सेम सेट। अब नीरव मोदी के लाइफ में ऐसे ही लोग आए होंगे, किंगफिशर के उसके लाइफ में ऐसे ही आए होंगे। सॉरी गाइस, आपके पॉडकास्ट के फ्लो को बस 30 सेकंड के लिए रोक रहे हैं। 2 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपको देनी थी। पहली न्यूज ये है कि बड़े बड़े पॉडकास्ट जो हमारे विन विन वर्ल्ड पे आते हैं, उसके अगर आपको छोटे छोटे क्लिप्स देखने हैं तो विन विन शॉर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और सेकंड न्यूज ये है कि अगर आपको हमारी नॉर्मल लाइफ देखनी है, कैसे हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो आप विन विन व्लॉग्स को फॉलो कर सकते हो। नाउ बैक टू पॉडकास्ट। किंगफिशर के उसके लाइफ में ऐसे ही आए होंगे। सभी लोग ने मिलकर एक फ्रॉड किया। कोई गवर्नमेंट के कार्यकर्ता थे, कोई बैंक ने लोन पास की। तो जब हम ऐसे रिग्रेशन करते हैं ना, तब लोग समझते हैं कि अरे ये तो मैंने कभी किया था, आज मेरे साथ ऐसे हो रहा है। तो कभी सास बहू का रोल प्ले करती है, कभी बहू सास का प्ले करती है। ये जो 36 का आंकड़ा है ना, जैसे टॉम एंड जेरी वाला होता है, ये रिप्ले होता है। और कोई गलती भी नहीं है। ये तो कैसा है ना, आपको वो किरदार मिला था, आपने वो रोल अदा किया और आपने उसको एक्सपीरियंस ले लिया। इज इट राइट? तो एक्सपीरियंस आपको बार बार होगा जब तक आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। ये पैटर्न तो रिपीट होने वाली है, रिपीट होने वाली है, रिपीट होने वाली है। तो ऐसा कोई नंबर है कि कितने बार रिपीट होती है? नहीं, वो तो कितनी बार भी होती है। अभी समझो मैं स्ट्रेस में था और आपने बोला यार मैं तो सिगरेट पीता हूँ, मेरा स्ट्रेस खत्म होता है। तो मैं बोलूँ चलो मैं ट्राई करता हूँ। तो मैंने एक बार सिगरेट पी ली और मैंने एंकरिंग करते, हाँ यार ये तो ऐसा ही है, तो मैंने एंकरिंग कर ली। अब जब भी स्ट्रेस आएगा तो मैं वो सिगरेट डिमांड करूंगा। तो ये लूप पैटर्न हो गया कि नहीं? अच्छा, ये लूप पैटर्न चलता ही रहता है हर लाइफ में। गांव में लोग क्या बोलते हैं, अरे चाय पिए नहीं तो पेट साफ नहीं होता है, बीड़ी नहीं पिए तो पेट साफ नहीं होता है। अब कितने लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी चाय नहीं पी, तो क्या उनका पेट साफ नहीं हो रहा है? तो रिग्रेशन में सब वो नॉट्स ओपन होते हैं, वो ताले खुलते हैं। और जब हम भगवान की शक्तियों के साथ वो खोलते हैं ना, चैनलाइजिंग के साथ खोलते हैं ना, तो हमारे वो सुपर जीन्स एक्टिवेशन होते हैं। बिकॉज जब अंधकार निकल जाता है तो प्रकाश पैदा होता है। जैसे पत्थर की जो मूर्तियां बनाते हैं ना, और उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो पत्थर तो वही होता है, लेकिन अब एक प्रकाश आ गया अंदर, जान आ गई, एक ऑरा आ गया, एक एनर्जी आ गई। अब उसकी परिक्रमा करते हैं हम लोग, प्रदक्षिणा लेते हैं उसकी। तब तक तो पत्थर ही था वो। तो हमें ये गणपति विसर्जन क्यों करवाते हैं या ये फेस्टिवल क्यों? क्योंकि ये बताते कि लाइफ का बर्थ एंड डेथ का ना सेलिब्रेशन होना चाहिए। इवन डेथ का भी सेलिब्रेशन होना चाहिए। हम नाचते गाते हुए जाके विसर्जन करते हैं। तो ओशो के आश्रम में भी ओशो ने यही सिखाया था कि मरते वक्त भी सेलिब्रेट करो। रोना क्यों है आपको? क्योंकि ये बंदा तो वापस आने ही वाला है, तो बॉडी उसकी चली गई। इज इट राइट? आप अगर बनारस में जाओगे, वहां पे कितनी चिताएं जलती हैं मणिकर्ण है ना। और वही हमें सिखाते हैं कि भाई बॉडी इज अ टेम्पररी। यही तो कृष्ण ने महाभारत में कहा था
इज राइट, लेकिन हम अप्लाई नहीं करते उस साइंस को, उस नॉलेज को, और हम फिर कैसा है ना, हम उस लूप साइकिल में फंस जाते हैं, उस कार्मिक साइकिल में फंस जाते हैं हम लोग। तो जो कार्मिक साइकिल है ना, वो हमारे अंदर एक कार्बन क्रिएट करता है, और जो कार्बन क्रिएट करता है ना, वो बीमारियां क्रिएट करता है, कभी स्टोन के फॉर्म में, फाइब्रॉइड के फॉर्म में, सिस्ट के फॉर्म में, हार्ट ब्लॉकेजेस होते हैं, ब्रेन हेमरेजेस होते हैं, ये सब कार्बन ही तो है। क्योंकि कार्मिक क्लियरेंस नहीं हुआ तो कार्बन क्रिएट हो गया। तो कोई इस जन्म में अगर कोई ड्रग्स ले रहा है, हाँ, मतलब वो पिछले जन्म और पिछले लेता आया क्योंकि उसके अंदर वो एक्नॉलेजमेंट है ना, उस चीज की एक तलब है। तो उसको कैसे समझाया जाए कि तू पिछले जन्म में जा और ये क्लियर कर? नहीं, देखो एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि जो बंदा अगर ठीक होना चाहता है ना, हाँ, जो होना चाहता है उसका आप कर सकते हो। हाँ। जो होना नहीं चाहता ना, उसके लिए यही एक साइकिक सर्जरी करके एक थेरेपी है कि जो डिस्टेंस से आप उसकी साइकिक सर्जरी करके उसका एक सिल्वर कॉर्ड कनेक्ट करके उसका एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग स्कल ओपन करके ना नेगेटिव एनर्जी निकालते हैं। आप काली माता के गले में देखो कितने स्कल्स हैं, आपने देखा? किसी ने ये सोचा नहीं कि इतने स्कल्स क्यों है करके। इसका रीजन क्या है? वो नेगेटिव पर्सनैलिटीज को निकालती है, वो साइकिक सर्जरी करती है काली माँ। किसी के अंदर का डर निकालती है, गुस्सा निकालती है, ईर्ष्या निकालती है, क्रोध निकालती है, अहंकार निकालती है, ये सारे स्कल्स है वो। तो हमें अपने ही अंदर के वो विकारों को निकालना है, दैट इज साइकिक सर्जरी। तो कैसे होता है? मतलब समझो कोई बंदा है किसको ड्रग्स की प्रॉब्लम है, हाँ, और वो ये मानने को तैयार नहीं है कि पिछले जन्म हमने कितने लोगों का किया है, करीबन हमने आज तक 60-70,000 पेशेंट्स का हमने ये अप्लाई किया है और लोगों को रिजल्ट मिले। मैं तो पेशेंट्स के रिलेटिव को सिखा देता हूँ कि तुम्हारे बंदे, मतलब मेरे घर में ही एग्जाम्पल है, मैं ओपनली नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे ही कोर फैमिली में ये इशू था चेन स्मोकिंग का, और मैं ये सीखा और मैंने उन पे अप्लाई किया 3 महीने के। आज 22 साल हो गए, उन्होंने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। नहीं, उस वक्त उनको पता होता है कि हमारे पे ये हो रहा है? कभी नहीं पता, आज तक उनको नहीं पता, इसलिए मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। अच्छा, ऐसा है। क्योंकि आप कहीं और बैठ के मैंने वो प्रोसेस किया एग्जैक्टली। और जबकि तो जापान के डॉक्टर हैं, डॉक्टर मिकाओ उसोई, आप टाइप करना गूगल में, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया। डॉक्टर मिकाओ उसोई करके, वो एलोपैथी के एमडी डॉक्टर थे, और वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे जब वो एमबीबीएस कॉलेज को पढ़ा रहे थे। तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि आप हर बार क्यों लोगों को दवाइयाँ देते हो? बीमारियाँ तो बताते हो ये बीमारी है, लेकिन दवाइयाँ क्यों देते हो? डायबिटीज़ के लिए, कैंसर के लिए। तो बोले फिर और क्या करूँ? बोले आपके पहले भी क्या लोगों को मतलब बीमारियाँ नहीं होती थी, लोग ठीक नहीं होते थे? तो उन्होंने बोला हाँ होते थे। बोलते फिर वो थेरेपी आप अपनाओ ना। तो फिर उनको बहुत दिल पे लग गया। फिर वो 21 दिन जाके पहाड़ों पे बैठ गए मेडिटेशन के लिए, और उन्होंने मेडिटेशन किया ये जानने के लिए भी ऐसा क्या पहले था जो बगैर दवाई के भी लोग ठीक होते थे। तो 21 दिन तक वो मेडिटेशन किया, उनको कुछ भी समझ भी नहीं आया, एंड ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड। बोले यार छोड़ो यार, अपना काम नहीं है, जाके अपन अपनी कॉलेज में पढ़ाते हैं करके। जैसे वो उठे ना, उठ के वो गिर गए चक्कर आके मेडिटेशन के बाद, और जैसे चक्कर आके गिरे, किसी ने उनको पानी पिलाया ना, उनके अंदर एक प्रकाश गया, एक लाइट अंदर गई, और वो लाइट एक सिंबॉलिक फॉर्म में गई। उस सिंबल को उन्होंने एक डाइकोमियो करके एक नाम दिया, उस सिंबल को नाम दिया। और उसी सिंबल से बाद में वो अपने मेडिकल कॉलेज में गए, उन्होंने पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करना शुरू किया, और बगैर दवाई के लोगों को ठीक करना शुरू किया ये प्रोसेस से। और ऐसे करते करते ना करीबन 3-4 साल निकल गए। फिर से एक स्टूडेंट ने उनको किया कि भाई आप सर्जरी क्यों करवाते हो, ऑपरेशन क्यों करवाते हो? जब बगैर दवाई के भी आप पेशेंट को ठीक कर सकते हो तो ऑपरेशन क्यों करवाते हो? वापस वो वहाँ पे पहाड़ पे गए, वापस मेडिटेशन किया, और उनको वापस कुछ एक नए सिम्बॉल्स आए, ज्योमेट्रिकल सिम्बॉल्स आए, और उन्होंने वो सिम्बॉल्स को जाके अप्लाई किया, और उसके बाद साइकिक सर्जरी की थेरेपी अपना क्रिएट की। And this process is called psychic surgery. हाँ. तो जिस दिन मैंने ये साइकिक सर्जरी सीखी और मैंने अपने पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई किया, मैंने करीबन 2 साल तक अप्लाई किया, मतलब पैरालिटिक, स्टोन, सब केसेस के ऊपर। उसके बाद फिर मैंने मेडिकल प्रैक्टिस बंद कर दी। मैंने कहा जब ये इतनी ईजी प्रोसेस है, आदमी पास्ट में तो नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम साइकिक सर्जरी से बगैर बोले हम उसको ठीक तो कर सकते, इससे बड़ी और चीज़ क्या हो सकती है? बिफोर ही डाइड उन्होंने ना 3 लोगों को, डॉक्टर हयाशी और टकाटा, उस लेडी को वो सिखा के चले गए। तो वो जो टकाटा करके एक लेडी थी, उसको गॉल ब्लैडर स्टोन थे, और वो अमेरिका में गई ऑपरेशन कराने के लिए। तो शी वॉज नॉट फिट फॉर द ऑपरेशन, तो उसको टेबल से उठाया गया,
तो फिर उसने बोला कि अब मैं क्या करूँ, तो वो डॉक्टर ने कहा कि जब तक आप फिट नहीं हो तो आपकी सर्जरी नहीं हो सकती है। तो वो आपके जैसे हमारे जैसे ऐसी बैठी थी और यहाँ पे एक मैगजीन पड़ी थी, उसने वो मैगजीन खोली और उसमें ये डॉक्टर मिका उसोई का ये चैप्टर लिखा हुआ था, साइकिक सर्जरी के थ्रू आप अपना गॉल ब्लैडर स्टोन निकाल सकते। तो इन्होंने उनको फ़ोन किया कि मैं अभी अमेरिका में हूँ, आप जापान में हो, क्या आप मेरा निकाल सकते हो? बोलते मैं निकाल सकते हो, लेकिन उसका ये एनर्जी एक्सचेंज होगा। तो वो लेडी बोली आई एम रेडी टू पे, इज़ इट राइट? तो वो गई और उसने उनसे करवाया और उसके बाद में सोनोग्राफी करवाई, स्टोन निकल गए। वो लेडी देन शी बिकेम द बेस्ट थेरेपिस्ट। तो उसने अपनी लाइफ में 22 लोगों को ये थेरेपी सिखाई। उसके बाद वो इंडिया में आई ये थेरेपी ओशो के आश्रम में, और मेरे जो सर थे जिन्होंने मुझे सिखाया वो ओशो के आश्रम में वो सीख के आए थे। और ऐसे करके अब ये चैनल बन गया है। मतलब उसकी एक शक्तिपात होती है, उसका एक अट्यूनमेंट प्रोसेस होता है। इसमें क्या है कि सामने वाले की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको डी एडिक्शन कर सकते हो। वो घूम रहा है, वो आदमी घूम रहा है और उसको पता भी नहीं चलता है कि उसकी कोई बिहाइंड द स्क्रीन कोई ट्रीटमेंट कर रहा है करके। तो हम बैठ के कर क्या रहे हैं, मतलब क्या करते हैं? हम उसकी ना 15-20 मिनट की एक प्रोसीजर होती है साइकिक सर्जरी की। उसमें सिंबल का यूज़ किया जाता है, एक सिल्वर कॉर्ड का कनेक्शन किया जाता है, उसमें एक स्कल ओपनिंग प्रोसीजर किया जाता है। सब एथरिक ऑरा में होता है, वो फिजिकल लेवल पे कुछ नहीं होता है। फिर एक बार मेरा फ्रैक्चर हुआ था, मैं वैष्णो देवी गया था और मेरा ये हाथ ऐसे ट्विस्ट हो गया और मेरे यहाँ 3 फ्रैक्चर हो गए। तो जब मैं रिटर्न आया तो मैंने यहाँ पे एक डॉक्टर को, ऑर्थोपेडिक को बताया, उसने फिर रेडियोलॉजी किया। उसने बोला 1.5 महीने का प्लास्टर लगेगा तुमको। मैंने कहा मुझे प्लास्टर नहीं लगाना, बिकॉज मैं उस टाइम पे बहुत इवेंट्स करता था और ड्राइव बहुत करता था। बोलता है भाई तुम डॉक्टर हो के ऐसे कैसे बात करते हो कि तुम प्लास्टर नहीं डालोगे। मैंने कहा आप मेरे पे छोड़ दो, मैं अपनी ट्रीटमेंट करूँगा। मैं गया, मैंने 7 डेज तक रोज़ साइकिक सर्जरी मेरे उस पर अप्लाई किया और उसके बाद उसी डॉक्टर के पास गया, मैंने एक्सरे करवाया। उसने एक्सरे की फिल्म देख के बोला ये क्या हो गया। मैंने कहा भाई मैंने आपको बताया ना, आप मेरे पे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं करना है। मैंने कोई कैल्शियम की गोली भी नहीं खाई, कोई मैंने प्लास्टरिंग भी नहीं डाला, और मेरा जो भी स्किफाइड बोन करके था जो ब्रेक हो चुका था उसको मुझे पता है मेडिकली 1.5 महीना ही लगता है और वो ठीक हो गया मेरा बोन। ऐसे कितने केसेस, मतलब मैं अपने ऊपर मैंने अप्लाई किया, दूसरे पेशेंट पे तो छोड़ दो। नहीं, ये तो और फिजिकल हार्म हुआ। फिजिकल हार्म, मैं यही कह रहा हूँ। ड्रग्स की आदत है तो इधर है ड्रग्स की आदत। तो सिर्फ पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो क्या है, माइंड को पॉजिटिव करने के लिए या हमारे कर्मा को ठीक करने के लिए हम करते हैं, लेकिन कितनी तो हम फिजिकल बीमारियां लेके बैठे पड़े, कितने तो एडिक्शंस लेके बैठे पड़े, कितने तो गलत सोच लेके बैठे पड़े। उसकी साइकिक सर्जरी से हम ये चीज़ों को निकाल सकते हैं आराम से। और लोगों को ये थेरेपी पता भी नहीं कि बहुत ईजीली अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही करता हूँ, पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में कितने लोग हैं जो साइकिक सर्जरी करते हैं। लेकिन क्या होता है ना, जो लोग भी करते हैं, मैंने देखा जब मैं सिंगापुर में एक बार टॉक दे रहा था, मैं ऐसे सिखा रहा था साइकिक सर्जरी, तो वहाँ का एक जो लोकल बंदा था वो मेरे को बोला ये क्यों सिखाया। मैंने कहा क्यों, आप सीखने को आए तभी मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो बोलते ये तो बचपन से हम ये करते आ रहे, ये सिम्बॉल हम यूज़ करते आ रहे। जैसे हम लोग ओम करते हैं ना हिंदू में, तो वो लोग साइकिक सर्जरी का सिंबल बचपन से यूज कर रहे, लेकिन उनको धर्म में बताया नहीं था कि ये सिंबल से आप ये बीमारी भी ठीक कर सकते हो। अच्छा, पूर्वजों ने जो भी चीजें, एंशियंट चीजें निकाली थी ना, एक्चुअली वो दे वर द पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। करेक्ट, समझ में आ रहा है कि दैट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमें कहते हैं कि भाई पितृ पूजा करनी है ना तो कौवे को जाके खिलाओ, तो लॉजिक नहीं समझ में आता, ये कौवे को क्यों खिलाना है, मतलब हमारा क्या दादा कौवा बन गए क्या, क्रो बन गए क्या। लेकिन आप लॉजिक यूज करो, क्रो रिप्रेजेंट सैटर्न, शनि, हाँ शनि, इज इट राइट। तो शनि क्या करता है ना, जस्टिस देता है आपको, इज इट राइट। आपको अगर दिल पे लगता है कि यार मेरे पूर्वज चले गए और मुझे उनकी बहुत याद आ रही है और मुझे है ना कैसे भी करके उनके लिए कुछ करना है, तो उनको तो आप पकड़ नहीं सकते क्योंकि उनका रीइंकारनेशन हुआ है, उनका रीबर्थ हो गया है। तो क्रो है ना, इट इज़ अ सी फैक्टर फॉर यू, कि जहाँ पे आप उसको खिलाते हो ना तो सैटर्न गॉड खुश हो जाते, शनि भगवान खुश हो जाते, इज इट राइट। तो साइकिक सर्जरी जो है ना, जो थेरेपी मैं कहता हूँ ना, वो सैक्रल चक्र की है, वो सैटर्न की एक फिनोमिना है। जो पास्ट में आपने गलती की वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और प्रेजेंट में अगर आपको सुधारना है तो साइकिक सर्जरी उसकी फिनोमिना है, उसकी थेरेपी है। और ये साइकिक सर्जरी प्रॉपर बुक्स में और हर जगह पे मेंशन्ड है। यस, 100%। बिकॉज कैसा है, लोगों ने उसको बहुत साइंटिफिकली समझा नहीं और इसलिए ये उसको अप्लाई नहीं कर पाए। फिलीपींस के बहुत सारे डॉक्टर हैं जो ये साइकिक सर्जरी करते हैं, इंडिया में उनको बैन किया गया है
बिकॉज वो थोड़े गलत तरीके से साइकिक सर्जरी करते थे। वो कैसे करते थे कि वो हाथ डालते थे इंसान के स्टमक में या जहाँ पे भी प्रॉब्लम रहता था, और सारे खून निकालते हुए, आंतड़ी निकालते हुए वो गंदगी निकालते थे। तो वो दिख भी जाता था, ऐसा है। तो जब हम लोग जब मैं आदमी मर जाएगा ना? नहीं मरेगा नहीं, मैं अभी आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ कि वो आज भी एग्जिस्टेड हैं। और वो उनके कंट्री में और बाकी सब कंट्री में करते हैं। वो क्या होता है, हमारी फिजिकल बॉडी होती है ना, उसके साथ एक एनर्जी बॉडी होती है। वो साइकिक सर्जरी एनर्जी बॉडी में करते थे, लेकिन खून दिखता था क्योंकि वो एथरिक ऑरा था। है ना। तो आप अगर YouTube पे देखोगे ना, बहुत सारे उनके मतलब वीडियोस अवेलेबल हैं करके। तो बहुत साल पहले ना बैंगलोर में हम लोग ने हम लोग मेडिकल कॉन्फ्रेंस चल रही थी डॉक्टरों की, और हमने उनको इनवाइट किया था। और हमने क्या किया ना, उनको बहुत सारे चैलेंजिंग केसेस दिए कि इसकी फाइब्रॉइड है, इसकी सिस्ट है, इसका ट्यूमर है, आप इसकी साइकिक सर्जरी करो। उन्होंने किया भी, और वो हमारे सामने वो ट्यूमर निकालते थे और हमें कहते थे आप इसको लैब में भेजो करके, ऐसा है करके। मतलब बिना काटे ऐसा वो सब निकालते थे, गंदा निकालते थे करके। अच्छा। और ये निकालने के बाद जब हम लैब में भेजते थे तो सही में वो दिखता था कि ये ट्यूमर डिसॉल्व हो गया करके। लेकिन उनकी जो प्रोसीजर थी ना, वो बहुत वियर्ड प्रोसीजर थी। खून भी दिखता था भाई। तो ऐसा ही है ना, एक जब मैं नया सीखा था तो मैंने मेरे सर को पूछा था कि अपने इंडिया में भी कोई करता है क्या, क्योंकि मैंने कहा कि भाई ये तो फिलीपींस वाले हैं, अपने इंडिया। तो उन्होंने कहा कि बद्री प्रसाद करके महाराज है फरीदाबाद में, हरियाणा में, वो बंदे करते हैं। तो मैंने कहा मुझे एड्रेस दो, मैं जाता हूँ, मुझे उस बंदे को मिलना है, वो साधु संत थे करके। तो मैं गया तो वहाँ पे वो बैठे थे और 300 लोग सामने बैठे थे उनके, और वो एक एक बंदे को स्टेज पे बुला के ना उसकी साइकिक सर्जरी करते थे। और वो मुंह से ना पतरी निकालते थे। पहले एक ब्लेड थी उनकी, ब्लेड से काटते थे उसको, पेट काटा। हाँ। उसके अंदर से वो ट्यूमर निकालते, स्टोन निकालते, गॉल ब्लैडर स्टोन निकालते थे, किडनी का स्टोन निकालते, ऐसे मुंह से निकालते थे, और वो ऐसे किसी बॉटल में डालते थे और पेशेंट को देते थे। और उनके पास भस्म थी, भस्म कुछ राख थी, वो ऐसे लगा के ना वो बंद कर देते थे विदाउट स्टिचेस। तो वो रोज के 100 to 200 पेशेंट की सर्जरी करते थे, और फ्री ऑफ चार्ज, विदाउट टेकिंग एनी मनी। तो मैंने फिर बाद में उनको अकेले में मिला, सब लोग चले गए ना। मैंने पूछा महाराज जी आप कब से कर रहे हो? तो बोले मैं 22 साल से बेटा ये कर रहा हूँ करके। मैंने बोला आप कब से, मतलब कैसे स्टार्ट किया? बोले मैं नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, एक बार मैं जंगल में गया और मुझे एक सांप ने काटा, और सांप ने काटने के बाद मेरे अंदर एक ऐसी आवाज़ आई कि तुम लोगों की गंदगियाँ निकालो करके। और मैंने संन्यास ले लिया, मैंने परिवार छोड़ दिया, और मैं तब से लेके आज तक यही काम कर रहा हूँ कि मैं लोगों के शरीर के अंदर की मैल गंदगियाँ निकालता हूँ, मल निकालता हूँ। वो मल बोलते थे उसको, ऐसे बोलते थे ऐसा। तो मैं वो पूछा कि स्वामी जी आपको तकलीफ नहीं होती? बेटा मैं 22 साल से सोया नहीं हूँ, मतलब मुझे इतनी तकलीफ होती है, लोग तो चले जाते, बाद में सारा दर्द मुझे होता है। तो मैंने कहा कि मेरे जो सर हैं वो आपको एक इलाज बता सकते हैं, आप मेरे सर के पास चलो। तो मैं उनको लेके गया मेरे सर के पास दिल्ली में, और मेरे सर ने उनको सिर्फ एक ही बात बोली कि तुम है ना क्रिस्टल की माला पहनो, स्फटिक की माला पहनो, तो तुमको ये तकलीफ नहीं होगी, और तुम साइकिक सर्जरी का ये सिंबल का इस्तेमाल करो। तो उन्होंने बोला ठीक है अगर ऐसा है तो। फिर उन्होंने जाने के बाद उसका इस्तेमाल किया होगा, और मैं तो फिर चला गया, बॉम्बे आ गया। फिर 6-7 महीने के बाद मैं वापस उनको मिलने के लिए गया, ये देखने के लिए कि भाई अब उनको कैसा है। फिर उनको कभी तकलीफ नहीं हुई, उन्होंने स्फटिक की माला पहन ली, और वो साइकिक सर्जरी का सिंबल यूज़ कर रहे थे। तो वो सिंबल क्या था ना, वो आपको एक प्रोटेक्शन देता है, दूसरों की करते वक्त आपको नेगेटिविटी नहीं आती है। क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव बहुत सारी। मेरा पहला जो केस था जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था, मेरी क्लिनिक पे जब मैं प्रैक्टिस करता था, तब एक है ना 72 इयर्स की एक पैरालिटिक केस आया था मेरे पास। उसके रिलेटिव्स मेरे पास आए, मुझे कहा कि एक हमारे बुजुर्ग हैं, उनको ये अटैक आ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, और वो काफ़ी टाइम से कोमा में है, तो आप प्लीज़ आइए करके। तो मैंने सोचा मैं विजिट करके क्या करूँगा? तो बोले नहीं, हमारे फैमिली डॉक्टर ने कहा कि ये बंदे नहीं बचेंगे, और किसी ने कहा कि आप है ना मेडिकल प्रैक्टिस के साथ कुछ साइकिक सर्जरी भी करते हो करके। मैंने कहा करता हूँ नहीं, मैंने अभी सीखा है नया ना, मैं करता नहीं हूँ करके। बोले आप प्लीज़ आइए। मैं घर पे गया तो वो बंदे करीबन मुझे लगता है 12 साल से कोमा में थे वो, और पैरालिटिक अटैक भी था उनको। और मैंने उनका CT स्कैन, MRI रिपोर्ट सब देखा। मैंने कहा ये तो बचेंगे भी नहीं। बोलते हैं हम लोग सब पूजा पार्टी कर रहे हैं, सब लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, बिकॉज हमारे फैमिली डॉक्टर ने कहा ये तो बचने वाले ही नहीं करके। तो मैंने बोला फिर जाने दो, मतलब बिकॉज मुझे भी नहीं लग रहा है। मैंने पल्स देखा, ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं था, बहुत फीबल था करके। मैंने सिर्फ लास्ट में एक ही बात बोला, इनका एक फ़ोटो दे दो मुझे। तो उन्होंने बोला ठीक है लेके जाओ।
तो मैं फ़ोटो लेके गया अपने क्लिनिक पे, और उसके बाद ना मैंने सोचा चलो साइकी से जो सीखा है ना इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ। तो मैंने कुछ क्रिस्टल्स उनके फ़ोटो पे रखे, मैंने अप्लाई किया, और 21 डेज तक मैं ऐसे ही रोज़ अप्लाई करता था दोपहर के टाइम। सुबह शाम तो मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था, दोपहर का टाइम मेरा फ्री रहता था। मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया, आप बिलीव नहीं करोगे 22nd डे पे वो बंदा चल के मेरे क्लिनिक पे आया, जो इतने साल कोमा में जो पैरालिटिक अटैक था उनको। तो मैंने मेरे सर को फ़ोन किया, तभी है ना ISTD फ़ोन था 011 करके, मैंने फ़ोन करके सर को बोला, सर ने बोला ये केस तू प्रेजेंट कर, और मैंने प्रेजेंट किया मेडिकल एसोसिएशन में। फिर वो अमेरिका गया, उसके ऊपर सारी मेडिकल रिपोर्ट्स की जांच हुई और मुझे अवार्ड मिला फॉर बेस्ट साइकिक सर्जरी करके। उस दिन से फिर मैंने डिसाइड किया मैं मेडिकल प्रैक्टिस बंद करता हूँ, क्योंकि अगर ये इतना ईजी है, किसी भी इतने क्रॉनिक केस को आप ठीक कर सकते हो विदाउट मेडिकल ट्रीटमेंट, तो इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है। वो तो कुछ भी नहीं थे, हाँ। वो तो मतलब अनपढ़ थे, मतलब वो तो अंगूठा छाप थे, हाँ, ऐसा है, हाँ, लेकिन तो भी वो रोज 200-300 केसेस सॉल्व करते थे। वो कैसे करते हो? और वो बोलते थे जाओ आप अपना मेडिकल रिपोर्ट कराओ, और लोग बोलते थे करके, हाँ, हाँ। लेकिन वो वियर्ड था, मतलब ऐसा मुंह में से थूक मतलब लेना, मतलब वो तो मैं क्या बताऊं, मतलब इवन स्टूल्स को भी सक कर लेते थे, ऐसा सब करते थे वो। तो मैं कहा भाई ये तो मेरे से होने वाला नहीं है, मैं तो जो ऊपर से कर सकता हूँ मैं करूंगा करके। और बहुत हार्ड टू बिलीव है, बहुत हार्ड टू बिलीव। आप देखना, आप नेट पे देखना, उनका नाम भी है, अभी तो वो शायद फिजिकल बॉडी में नहीं रहेंगे, ये तो मैं 99 की बात कर रहा हूँ, काफ़ी साल हो गए उसको। तो ऐसा है ना कि ये अभी कोई भी सीख सकता है, कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है साइकिक सर्जरी, बकायदा लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में नहीं जाता और जिसको अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है साइकिक सर्जरी। करेक्ट करेक्ट। मतलब जिसको भी कमेंट सेक्शन में अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे भरोसा नहीं है, वो साइकिक सर्जरी कम से कम ट्राई ट्राई कर सकते हैं ना, बिकॉज पास्ट लाइफ में कैसा है ना कि आपको डेल्टा लेवल पे जाना है, साइकिक सर्जरी में थीटा लेवल पे जाना है। नॉर्मली हम अल्फा लेवल पे जीते, तो एक लेवल हम आगे जा सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम सोने से पहले जागने के बाद थीटा में तो वैसे भी जाते हैं। तो साइकिक सर्जरी भी वही प्रोसेस है जहाँ हिप्नोथेरेपी काम करता है। आपने देखा होगा लोग पेंडुलम से हिप्नोथेरेपी करते हैं, तो वो भी एक्चुअली साइकिक सर्जरी का एक फर्स्ट पार्ट है कि जहाँ पे हम उसके सबकॉन्शियस में एंटर होते हैं, समझ में ना। लेकिन उसमें हमें कैसा है ना कि वो पेशेंट का फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है जब हम हिप्नोथेरेपी करते हैं, तो क्योंकि हमको डाउजिंग पेंडुलम हिलाना होता है ना, राइट। लेकिन साइकिक सर्जरी में तो वो भी जरूरत नहीं है, फोटो से कर लिया, सिंबल्स के साथ कर लिया। जो ईथर एलिमेंट का एक सिंबल है, वो सिंबल काम, जैसे अपने हिंदू माइथोलॉजी में जैसा ओम काम करता है, साइकिक सर्जरी में वो एक डाइकोमियो करके एक सिंबल है, वो काम करता है। और ये कोई भी बीमारी क्योर कर सकता है, कोई भी बीमारी क्योर कर सकता है। तो डॉक्टर की दुकान बंद। हाँ, मतलब लेकिन देखो विश्वास रखना चाहिए। आज तक मैंने कहा ना, हमने हजारों केसेस सॉल्व किए, और हमने नहीं किए, पेशेंट खुद सीखते हैं या उनके रिलेटिव सीख के करते हैं। हाँ, और ये जब तक अभी मेरा जो चश्मा है ना 10th स्टैंडर्ड में 3.5 नंबर था, और करते करते 5.5 नंबर हो गया मेरे स्पेक्स का नंबर। मैंने साइकिक सर्जरी करते करते अभी 0.5 पे आ गया। मैं नहीं भी पहनता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो मैंने 6 बार चश्मा चेंज किया है। तो मेरे वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर बोलते तुम्हारी एज बढ़ रही है, तुम्हारा तो नंबर बढ़ना चाहिए। हाँ, अब तो मेरा सिर्फ 0.5 नंबर बचा है इसका। इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है। करेक्ट। इनफर्टिलिटी के तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व किए, जिनके भी महिलाओं के फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्स हैं, या इनके मतलब ओवरियन सिस्ट है, या ओवरीज में उनका होता नहीं, ओवैल्यूएशन नहीं होता है, तो हर चीज़ का साइकिक सर्जरी में रिजल्ट है करके। क्योंकि जहाँ पे हार्मोनल इश्यूज आते हैं ना, वहाँ पे हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। हमने कितने थायराइड के केसेस ठीक किए। आपको मैं बताऊं, लीलावती हॉस्पिटल में एक बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पिछली बार भी मैंने बताया, उनकी असिस्टेंट ये साइकिक सर्जरी सीखी है, और वो हमेशा अप्लाई करती है हर बाईपास के पेशेंट के ऊपर, और उनको हमेशा सक्सेसफुल मिलता है, क्योंकि ऊपर सर्जरी चलती है और नीचे मेडिकल, और नीचे उनकी साइकिक सर्जरी चलती है। और मेरे डैड अभी एडमिट हुए थे, वो भी लीलावती में हुए। माय गॉड। और उन्होंने एंजियोप्लास्टी कराया। ओह माय गॉड। तो मैं ये कहता हूँ, जहाँ पे आपको रिलैप्स नहीं करना है ना, आपकी बीमारी को रिपीट नहीं करना है ना, आप साइकिक सर्जरी को सीख के अप्लाई कर सकते हो। करेक्ट। तो अब मोटिवेशनल ट्रेनर क्या करते हैं, कंटिन्यूस आपको बोलते हैं ना
कि नहीं तुम लखपति बन सकते हो, तुम करोड़पति बन सकते हो, मेहनत करो, मेहनत करो। बोलते ना आप अंबानी का देखो या किसी का भी मोटिवेशनल ट्रेनर का देखो, तो वो धीरे धीरे क्या होता है ना, माइंड से ब्रेन, ब्रेन से बॉडी, हम एक्शन लेते हैं, मोटिवेट होते हैं, गट फीलिंग आता है, करेज आ जाता है और फिर हमको मैनिफेस्टेशन होता है। तो ये भी तो एक साइकिल का प्रोसीजर हुआ कि नहीं, लेकिन बहुत स्लो प्रोसीजर है ये। 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने वो माइंड को एफर्मेशन, बीच में डाउट आता है, ये होता है, फियर आता है, छूट जाता है। साइकिक सर्जरी बहुत क्विक फिनोमिना है। आपने 2-3 बार साइकिक सर्जरी किया, आपको 10-15 दिन में रिजल्ट मिल गया। 6 महीना 1 साल तक आपको माइंड को एफर्मेशन नहीं देना है। तो सिंबल्स भी क्या है ना, डॉक्टर मिकाओ उसोई को जब ऊपर पहाड़ पे मेडिटेशन करके जब मिले ना, तो वो सिंबल्स उनको सेल्फ एट्यूनमेंट के साथ मिला, शक्तिपात मिला, जैसे अपने संतों को मिलता है जब हिमालय पे जाते करके। इज इट राइट? तो उनको वो जो सिंबल मिला और फिर उनको जो फॉर्मूला मिली कि ये फॉर्मूला से आप किसी के अंदर भी वो सिंबल को इंस्टॉल कर सकते हो। तो उन्होंने अपने समय में जिनको भी शक्तिपात किया वो पावर हो गए, वो चैनल बन गए। तो वो चैनल आज तक चलते आ रहा है और वो सेल्फ अट्यून थे। वो सेल्फ अट्यून थे। जैसे शिरडी के साईं बाबा, पिछली बार मैंने आपको बताया कि वहाँ नीम करोली बाबा के वहाँ पे केव्स है, उसको भी साईं केव्स बोलते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे वो बैठे थे 9 साल दुर्गा की साधना करके, उनको करुणा के सिंबल्स आए जिससे हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। तो हम लोग वो 9 सिंबल्स यूज करते जो शिरडी के साईं बाबा ने वो कॉइन्स लक्ष्मीबाई को कॉइन्स के जरिए दिए थे करके। तो तभी हमारा रिग्रेशन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। दूसरे लोग कहते हैं कि हमें तो 5-6 सेशन लेने पड़ते तब जाके हम पास्ट लाइफ में जाते हैं। हम कहते हैं आप ये 9 सिंबल सीख लो, उसके बाद रिग्रेशन करो, आपकी हीलिंग भी हो जाएगी, रिग्रेशन भी फास्ट हो जाएगा। क्या है ना, बियॉन्ड साइंस को आपको बिलीव करना पड़ेगा या एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। देयर इज अ वर्ल्ड बियॉन्ड साइंस। एग्जैक्टली। तो मैं एज अ मेडिकल डॉक्टर ना, मैं कभी बियॉन्ड साइंस को ब्लाइंडली नहीं ले सकता। तो मैंने एक्सपेरिमेंट अपने ही पेशेंट्स के ऊपर किए, खुद के ऊपर किए, और जब रिपोर्ट में आए ना तब मैं उसको डिनाई नहीं कर पाया, बोल ही नहीं सकता हूँ ये बकवास है। लेकिन फिर मुझे एक चीज़ समझ में आई, अगर ये चीज़ मैं करते जाऊँगा ना तो मैं बाबा बन जाऊँगा, बद्री प्रसाद बन जाऊँगा। ओके। तो मैंने सर को बोला ये गलती मुझे नहीं करनी है। मतलब तो आपको वैसे ट्रीट नहीं करना, लोगों नहीं करना, क्योंकि शुरू में लोग क्राउड करते थे मेरे क्लिनिक पे। मैंने बोला भाई मेरे को ये नहीं करना। तो मैंने मेरे सर को जाके पूछा कि मैं इससे कैसे बाहर आ सकता हूँ। उन्होंने कहा मैं तुझे एक शक्तिपात देता हूँ, ये शक्तिपात तू किसी को भी करेगा ना, उसको रेकी ग्रैंड मास्टरशिप बोलते हैं। तो ये जब आप किसी को करोगे ना तो वो खुद अपना कर पाएगा। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। पासिंग द टॉर्च। पासिंग द टॉर्च, समझ में? मतलब सिखाओगे, सिखाओ। जैसे डॉक्टर मिकाओ उसोई ने डॉक्टर हयाशी और टकाटा को सिखा दिया शक्तिपात करके। इज इट राइट? तो वो लीनेजेस करते 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 10th जनरेशन ओशो तक पहुंचा। अच्छा। ओशो के आश्रम में पहुंचा। तो ओशो के आश्रम में पहली बार रेकी का इंस्टॉलेशन हुआ, एट्यूनमेंट हुआ करके। और उसके बाद क्योंकि वो फॉरेन से लोग आए थे ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसलिए फिर वो इंडिया में जब आया ना तो बहुत लोगों ने डाउट किया कि ये कैसे हो सकता है। और वो आज तक डाउट ही बन के रह गया। आज भी डाउट ही बन के रह गया। करेक्ट। लेकिन मेरे लिए तो वरदान बन गया। तो अभी तक आपने कितने लोगों को सिखा दिया है? अभी तक 5.5 लाख लोग ने सीखा है और सब अप्लाई करते। बच्चे लोग भी सीखते, बड़े भी सीखते। मेरी दादी 95 की एज में मेरे पास सीखी। जब उनकी 6 वर्टिब्रा हिल गई थी तो ऑर्थोपेडिक सर्जन ने बोला कि इनका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता है और करेक्शन भी नहीं हो सकता है, ऐसा है करके। तो मेरी दादी ने बोला मुझे तो बेड पे नहीं लेटना है, बिकॉज वो बहुत एक्टिव थी, सब खुद का काम सब खुद कर लेती थी। तो 95 की एज में उन्होंने मेरे से सीखा और उन्होंने 6 महीने तक इसको अप्लाई किया और उसके बाद उन्होंने चलना फिरना शुरू किया। एट द एज ऑफ 102 तक शी वॉज टोटली नॉर्मल। ये इजी है सीखना, मतलब इजीएस्ट है, कोई भी 95 एज का बंदा भी सीख सकता। सोचो ना, मेरे नाना जी को जब 80 की एज में पैरालिसिस हुआ, डॉक्टर ने बोला इनका ठीक नहीं हो सकता है। तो नाना जी को जब हम घर पे लेके आए और मेरी वाइफ ने उनको सिखाया नाना जी को, और उन्होंने सीखते बेड पे लेटे हुए सब प्रोसीजर किया। करते करते 3.5 महीना उन्होंने अप्लाई किया एंड ही केम आउट ऑफ द पैरालिटिक अटैक। तो जहाँ तक मेरी मेडिकल नॉलेज है, मैं कहूँगा इससे आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब तो भगवान ही कर सकता है। तो जब मैं बोलता हूँ भगवान कर सकता है, इसका मतलब कोई भी स्पिरिचुअल थेरेपी कर सकती है। मैं तो रिसर्च करने वाला बंदा हूँ। वर्ल्ड में कहीं पे भी मुझे ऐसा बंदा मिले ना कि ये कुछ कर सकता है, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ।
मुझे पता चला भाई जापान में वो ये एक्यूपंक्चर करता है तो मैं वहाँ पहुँच गया। मुझे लगता है भाई टोनी रॉबिन्स NLP करता है, वो ब्रेन को रीफ्रेमिंग करता है तो मैं वहाँ पहुँच गया। मुझे पता चला फैंग शुई सिंगापुर में एक बंदा है जॉन टैन करके, तो मैं वो जॉन टैन के पास पहुँच गया। मैंने पूरी फैंग शुई उससे सीखी करके कि कैसे वो छोटे छोटे ऐसे बेल्स रखते हैं और कैसे अपनी एनर्जी चेंज करते हैं। कुछ तो साइंस होगा कि नहीं इनके पास। करेक्ट, इज इट राइट? सो ये सारी चीज़ों को आप देखो और आप अप्लाई करो तो डेफिनेटली इसमें रिजल्ट है। अपोज करके क्या फ़ायदा? जैसे आपके पहले पॉडकास्ट में कितने लोगों ने नेगेटिव कमांड्स किए, मैं समझ सकता हूँ। इग्नोरेंस सबसे बड़ा दुश्मन है, अज्ञानता सबसे बड़ा दुश्मन है। वो अज्ञानता की वजह से आदमी कभी सीख ही नहीं पाएगा। गांव के लोगों को बोलेंगे कि बगैर वायर का फ़ोन है, वो तो पहले फ़ोन को ही नहीं मानेंगे। वायरलेस मोबाइल को कौन मानेगा? लेकिन आज भी गाँव में फ़ोन आ गए तो लोग मान रहे हैं ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चीज़ें ना इवॉल्व होती है और कहीं ना कहीं पुराने ज़माने में ना चीज़ें थी। नहीं, काफी लोगों के लिए बहुत फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है ये। क्योंकि शुश्रूषा जो थे ना, सुश्रुता, हाँ, तो वो लोग है ना, उसमें भी साइकिक सर्जरी थी। आप देखना नेट पे जाके, वो सिर्फ दवाइयाँ नहीं देते थे, वो लोग भी साइकिक सर्जरी करते थे। फ्रैक्चर के ऊपर करते थे, स्टोन्स के ऊपर करते थे, गांठें निकालते थे वो लोग। Is it right? And he's also considered as the father of surgery. इसलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन फिर कैसा था, वो मेडिकल साइंस ने वो सर्जरी को अलग एक रूप दे दिया। ये जो एंशियंट सर्जरी थी ना, इसको इन्होंने लुप्त कर दिया, इसको गायब कर दिया। हाँ, अभी बिजनेस चलेगा नहीं ना, चलेगा नहीं ना, ऐसे मैं कह रहा हूँ, वरना बिजनेस बंद हो जाएगा। एक नया ही चैप्टर आपने एक साइकिक सर्जरी का खोल दिया, तो एक्चुअली में ऑडियंस को एक बोनस चैप्टर मिल गया। तो अभी क्या करते हैं ना, वो कमेंट वाले सेक्शन थोड़ा सा एकदम बेसिक, अभी लेटेस्ट क्या आया था कमेंट के, पिछली बार ना हम महाभारत और धृतराष्ट्र, अर्जुन, यही क्यों डिस्कस करें, रामायण के, कुछ आप नॉर्मल लोगों के भी डिस्कस करो तो हमें ऑथेंटिसिटी आए, हमें पता लगे। जैसे आपने अपना डिस्कस किया था कि आप लंदन गए थे, और लंदन में आपने पूरा देखा था लिस्ट के, यहाँ फ्लड हुआ था, मैं उसमें मर गया था। तो ऐसे और केस स्टडीज हैं हमारे पास। नहीं, कैसा है ना, केस स्टडीज तो बहुत है, लेकिन वो कैसा है कि अगर वो नोन नहीं है तो वो भी एक स्टोरी है। करेक्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी जैसे मैंने कहा कि हमने 12,000 से ज़्यादा हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किए, और हर एक आदमी ने अपनी कोई वॉरियर लाइफ देखी, कोई तांत्रिक लाइफ देखी, जो भी देखा XYZ करके, वो इररिलेवेंट है कि उसका लोगों को क्या। हाँ, बराबर, लोगों को तो वो भी लगेगा कि स्टोरी है। मैंने आपको पास्ट मतलब पिछले टॉक में बताया कि एक मलेशिया का सिंगापुर का बंदा था, उसने अपनी लाइफ लक्ष्मण की देखी। मैंने बताया मालदीव्स में वो जो बंदा था, उसने धृतराष्ट्र की लाइफ देखी। वो तो बॉर्न एंड बॉटम लंदन का था, उसको तो कोई लेना देना नहीं था यहाँ का। तो मतलब अगर कोई इंडियन कैरेक्टर है, वो उसका पास्ट लाइफ में, अभी समझो कि कोई यूएस में है, वो बैठा है, तो वो यूएस वाले को भी समझो यूएस बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, उसको इंडियन एक बहुत बड़ा वॉरियर का पास्ट लाइफ हो सकता है 100%। बिकॉज कैसा है ना कि देखो, वो जो कॉन्शियसनेस का एक जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है ना, वो वही रोल प्ले करता है। जैसे अगर कपिल शर्मा यहाँ इंडिया में एक कॉमेडी का रोल प्ले करते, वो ऑस्ट्रेलिया जाते, लंदन में, यूएस में जाते हैं, वो स्टेज पे वही प्ले करेंगे। इज इट राइट? वो वहाँ का कोई कैरेक्टर का नाम लेके प्ले नहीं करने वाले, क्योंकि वो किसको जानते वहाँ पे, राइट, किसका नाम लेंगे वो। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होता है ना, वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स के आई क्लाउड में है, और वो आई क्लाउड से तो कोई भी निकाल सकता है। कोई भी निकाल सकता है, कोई भी, एज इन अगर वो उससे कनेक्टेड है नहीं है तो भी निकाल सकता है, तो भी निकाल सकता है। अभी आप गूगल पे जाओगे तो कोई भी इंटरनेशनल वेबसाइट को ओपन कर सकते हो, कोई भी इंटरनेशनल यूट्यूब को ओपन कर सकते हो। इज इट राइट? ऐसा नहीं आप इंडियन के तो यहीं के यूट्यूब खुलेगी करके। तो वो कैसा होता है कि वो कैरेक्टर को कैच करते लोग, वो कैरेक्टर को कैच करते, और वो कैरेक्टर का आई क्लाउड में एक नाम है। जैसे धृतराष्ट्र, आप कोरिलेट कर पा रहे कि नहीं? अगर कोई अमेरिका में बोलेगा कि यार मैंने इंडिया में सुना था एक गब्बर सिंह करके जबरदस्त था, तो उस कैरेक्टर को उसने कैच किया ना। उसने भले शोले पिक्चर नहीं देखी होगी, और उसने कैरेक्टर को कैच क्यों किया? पिछले जन्म में उसका कोई ना कोई कनेक्शन रहा कहीं ना कहीं तो होगा ही। एक वन ऑफ द कमेंट्स क्या आया था कि
अगर एक को धृतराष्ट्र दिख रहा है, हाँ, बराबर है, हाँ, वही टाइम पे दूसरे कहीं पे कोई दूसरे बंदे को भी धृतराष्ट्र दिख रहा है, क्योंकि उसके फ्रेगमेंटेड पार्ट बहुत है। मैं आपको बताऊं, महाभारत रामायण के टाइम पे जो लोग थे ना, बहुत पोटेंशियल थे। अच्छा, जैसे आज आपके पास 5G है, 4G है, आप मेरे को हॉटस्पॉट दे रहे हो, समझ में ना, क्योंकि इतनी पोटेंशियल नेटवर्क है यहाँ पे। क्यों 2G पे नहीं दे पा रहे थे? तो वो पोटेंशियल सोल थे, उनके पास 360 डिग्री कॉन्शियसनेस था, उसमें से 1 डिग्री किसी ने ले लिया, किसी ने 1 डिग्री ले लिया। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि कृष्ण की एक कॉन्शियसनेस कोई लेता है और वो मोटिवेशनल ट्रेनर बनता है, एक कॉन्शियसनेस लेता है वो मतलब रोमांटिक हीरो बनता है, करेक्ट। एक कॉन्शियसनेस का पार्ट लेता है, वो एकदम वॉरियर बन जाता है, वो सोल्जर बन जाता है। मतलब एक टाइम पे कृष्ण 100 लोगों को भी दिख सकते हैं पास्ट लाइफ। मैंने देखा है, मैंने 7 लोगों को गांधी जी के पास्ट लाइफ में देखे, 7 पीपल को, और अलग अलग जगह पे गांधी जी के पास्ट लाइफ में। हाँ, मतलब उनको ये लगा कि हम गांधी जी थे करके। 7 लोगों को अलग अलग जगह पे। अर्जुन को तो कितने जगहों पे मतलब ये देखा है, क्योंकि कैसा है, वो लोग की एक फ्रेगमेंटेड पार्ट ले लेते, एक रे ले लेते। अभी आप हॉटस्पॉट चालू करो, मैं भी ले लूंगा, ये भी ले लेगा, ये भी ले लेगा, अगर पासवर्ड ही नहीं है तो ओपन है तो कोई भी कैच कर लेगा। इज इट राइट? मतलब मेरे मोबाइल पे भी आपका दिखेगा, इनके मोबाइल पे भी आपका दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये आपका मोबाइल है, ये एक पार्ट है आपके मोबाइल का। तो इसमें रियलिज्म में अपन कैसे जाएं? मतलब मेरे को मेरा अगर पिछला जन्म देखना है, हाँ, तो मैं तो ओपन नेटवर्क है, तो मैं तो गांधी जी भी देख रहा हूँ, अर्जुन भी देख रहा हूँ खुद को। तो रियल में मैं क्या देखो, 2 चीज मैं आपको समझाता हूँ। इस दुनिया में या तो सब कुछ इल्यूजन है, हाँ, सब कुछ इल्यूजन है। इस दुनिया में कोई चीज का एक्चुअली अस्तित्व ही नहीं है, हाँ। क्योंकि क्या है, क्योंकि शून्य है ना, शून्य से सब चीज आई है। और दूसरी एक रियलिटी है कि सब कुछ रियल है। आप ये बॉटल देख रहे हो, ये भी रियल है, कॉफी देख लो, ये भी रियल है, मोबाइल देख रहे हो, ये भी रियल है। तो ये ट्रुथ को लेके चलना है कि ये इसका एक्सपीरियंस और इसका एक्सपीरियंस दोनों का लेना है हमें। हम दवाई का भी एक्सपीरियंस लेते, दुआ का भी एक्सपीरियंस लेते, इज इट राइट? उस कैरेक्टर का भी लेते और उस फिक्शन का भी लेते। वेरी डीप थॉट। हाँ, ये आप सोचो, उस पत्थर की मूर्ति का भी एक्सपीरियंस लेते और उस मूर्ति के अंदर का भगवान का भी एक्सपीरियंस लेते हम। दोनों मिक्स है बेसिकली, मिक्स है। इज इट राइट? तो दिस इज लॉ ऑफ ड्यूअलिटी, लॉ ऑफ पोलैरिटी। तब जाके आप वननेस में आओगे। और एक जन ने बोला था कि कृष्ण और राम के फ्रेगमेंट पार्ट कैसे हो सकते हैं? वो तो भगवान है, वो तो इमॉर्टल है, तो उनके कैसे फ्रेगमेंट पार्ट? उसके फ्रेगमेंट पार्ट नहीं हो सकते। हाँ, उनकी कॉन्शियसनेस हो सकते हैं, उनकी सिर्फ चेतना हो सकती है। कैसा है ना कि आज अगर महावीर बुद्धा ने ये सोच के निर्वाणा मोक्ष में गए कि मेरा कोई रीबर्थ, रीइंकारनेशन नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब उनका तो कोई फ्रेगमेंटेड पार्ट ले ही नहीं सकता। इज इट राइट? लेकिन आज भी लोग ना दिगंबर श्वेतंबर है ही ना, आज भी लोग बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हैं ना। इज इट राइट? तो आज भी अगर स्वामी नारायण है या एस्कॉन है, तो वो भी तो उनकी कुछ कॉन्शियसनेस ले रहे हैं ना, भले फ्रेगमेंटेड नहीं ले रहे, कॉन्शियसनेस ले रहे, एक रे ले रहे हैं, एक फोटॉन्स ले रहे हैं, एक लाइट ले रहे हैं। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर वो कॉन्शियसनेस के साथ वो आदमी को पास्ट में ऐसा दिखेगा कि मैं कृष्णा हूँ या मैं राम हूँ। एग्जैक्टली, वो तो हो सकता है ना। जैसे मुझे लगता है कि हाँ, मुझे तो मेरा नेटवर्क मिला है, एक्चुअली नेटवर्क तो यहाँ से मुझे मिला है। लोगों को लगेगा हाँ, ये तो इसका मोबाइल चल रहा है, इसके नेट चल रहा है, लेकिन नेट यहाँ से मिला है मुझे, ऐसा है करेक्ट। इसलिए काफी लोग जो बोलते हैं ना, अंग में देवी आई, अंग में देवी आई। मैं अभी आपको इसका एक साइंस बताता हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में था ना, तो हमें ना एक सब्जेक्ट था फिजियोलॉजी करके। उस सब्जेक्ट में एक चैप्टर था रेस्पिरेटरी सिस्टम करके। उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना ऐसे बताया गया था कि कोई भी बंदा अगर 10 मिनट तक ना जोर से सांसें लेगा ना, डीप ब्रीथिंग करेगा, और फास्ट डीप ब्रीथिंग, फास्ट डीप ब्रीथिंग, फास्ट डीप ब्रीथिंग, फास्ट ऐसे करेगा, और उसके बाद में किसी के बारे में भी सोचेगा ना, उससे वो कनेक्ट हो जाएगा। ओह, अच्छा, ये आप करके देखना है। मतलब ये साइंस में समझाया है। कनेक्ट मतलब कैसे कनेक्ट, क्या हो जाएगा? मतलब लोग बोलते ना, अरे मुझे अंग में काली माँ आ गई, अरे मेरे अंग में ये आ गए।
डीप ब्रीदिंग करते करते हनुमान जी के बारे में सोच रहा है तो कनेक्ट हो गया। तो यही चीज मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप डीप ब्रीथ करते हो ना तो एयर ईथर के साथ आ जाता है, 2 एलिमेंट आ जाते हैं, और ईथर में चेतना, जिसकी भी आपकी एक फेथ होती है ना, एक कनेक्शन होता है या अटैचमेंट होता है, आपको लगता है मैं वही हूँ। तो आप कभी भी ना, जिसके अंग में देवी आती है ना, जैसे कुल देवी आती है ना, तो हमारे यहाँ पे ना ऐसे एक ओकेशन होता है जिसको हम पैड़ी बोलते हैं। पैड़ी का मतलब है कि देवी की पूजा। तो उस टाइम पे देखते कि 10 लोगों को एक ही देवी, एक ही टाइप की आती है। तो मैं छोटा था ना, मैं सोचता था कि एक को एक आ सकती है, 10 लोग कैसे बोल सकते कि मेरे को भी यही देवी आई, मेरे को भी यही देवी आई। दैट इज चैनलाइजिंग। सारे 10 के 10 कनेक्ट हो गए वो देवी। 10 से 10, क्योंकि जैसा हॉटस्पॉट हो जाता है, ये भी कनेक्ट हो गया, मैं भी कनेक्ट हो गया। 5G है, उनका कॉन्शियसनेस एक्सपांड हो रहा है, ओपन नेटवर्क है वो, ओपन है। एक आरती हो रही है, एक आरती हो गई, एक्टिवेशन हो गया, और लोग कर रहे हैं, तो एयर ईथर में गया, ईथर कनेक्ट हो गया। इज इट राइट? और लोग उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं, उसमें ऑटो राइटिंग भी करते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया, आपने देखा बागेश्वर धाम, बागेश्वर महाराज का, वो भी ऑटो राइटिंग करते हैं, चैनलाइज हो जाते हैं। बागेश्वर धाम में जो चैनलाइज हुए बागेश्वर महाराज, तो वो हमेशा चैनलाइज्ड ही रहते हैं। वो तो रहते, बिकॉज कॉन्शियसनेस है ना, कनेक्शन, मतलब वो इतना डीप कनेक्शन हो गया कि उनको अभी कहीं पे भी मैं जाए मेरा तो ये मोबाइल लेके गया यूएस में, मुझे पूरा 1 महीना कनाडा में, ब्रैम्पटन में, शिकागो, सब जगह कनेक्शन मिला। वोडाफोन का सिम था, नेटवर्क वहां का मिला, इंटरनेशनल रोमिंग करके गया था। तो 24/7 मुझे नेटवर्क मिला, और कहीं वोडाफोन भी नहीं आया, क्योंकि वहां के नेटवर्क मिल रहे थे। हाँ, राइट। समझ में ना? तो कैसा होता है, एक आदमी है ना, किसी की बहुत वर्शिप करता है ना, उसके बाद उसका एक फ्री विल होता है कि भाई मुझे वर्शिप में रहना है या मुझे उसके साथ चैनलाइज्ड होना है। तो वो चैनलाइज होने के बाद लोगों के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। इज इट राइट? वो उनका एक स्पिरिट कनेक्शन हो जाता है। मतलब साइंस ये मानता है कि आप कनेक्ट किससे भी हो सकते हो। जैसे मैंने मेरा लास्ट टाइम बताया कि मैं जैन हूं, लेकिन मैं जीसस को इतना मानता हूं, मैं गुरु नानक को इतना मानता हूं, मैं साईं को इतना मानता हूं, तो वो भी तो मेरा फ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस है। इज इट राइट? कोई जबरदस्ती मेरे दिमाग में थोड़ी कोई डाल के बैठा है कि नहीं तू साईं को मान ही मान। इज इट राइट? इससे पता चलता है कि हमारी पास्ट लाइफ में हम कहीं ना कहीं इसके बहुत फैन फॉलोवर रहे होंगे। हाँ, इसलिए आपको वो अट्रैक्ट कर रहा है, वो चीज कि भाई मेरे को इस मैंने तरफ लास्ट टाइम जाना शाहरुख है। खान का क्यों बताया मैंने? हाँ, कि भाई मैं उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। माइकल जैक्सन के इतने फैन फॉलोवर क्यों थे? इतनी इलेक्ट्रिकफाई, मतलब जो एक्ट करते थे, जो डांस करते थे, तो कहीं ना कहीं तो वो एक्सट्रीम्स में थे ना। वो AR रहमान के गाने, इतने म्यूजिक इतने क्यों मतलब लोगों को पसंद आते हैं? एक्सट्रीम लेवल, क्योंकि वो एक्सट्रीम के चैनलाइज थे, वो ऊपर आकाशिक में कंपोज किए गए थे, उन्होंने उसको डाउनलोड किया। तो जैसे कैरेक्टर को हम डाउनलोड करते हैं ना महाभारत के, वैसे हम लोग है ना एक डिवाइन इंटेलिजेंसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो बहुत कम दिस इज कॉल्ड सुपर जीन्स। हाँ, पर बहुत कम लोग AR रहमान जैसा एग्जैक्टली आकाशिक रिकॉर्ड से अपने कॉन्शियस में से परफेक्ट ऐसा म्यूजिक लेके आके तभी आप AR रहमान बनता है। मतलब 100 में से एक ही बन पाएगा। शकुंतला देवी थी, उन्होंने मैथमेटिक्स को डाउनलोड किया। हाँ, ऐसे ही मैथ्स कर देते थे, ऐसे ही कर देते थे। तो आप उसको साइंस से कैसे गिनोगे? तो मैं ये कहता हूँ, ये सब जो चीजें हैं ना, ये बियॉन्ड साइंस वाली है। इज इट राइट? तो अगर आप मैटर लेवल पे देखोगे तो सब फेक है। हाँ, अनबिलीवेबल है। लेकिन बियॉन्ड मैटर, जहाँ एनर्जी है, जहाँ कॉन्शियसनेस है, यहाँ सब सत्य है। सब सत्य, करेक्ट, सब सत्य है। राइट, इज इट राइट? वाईफाई को देख नहीं सकते हो, राउटर को देख सकते हो। तो अगर आप राउटर पे विश्वास कर सकते हो और वाईफाई का कनेक्शन मिलता है आपको, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो अस्तित्व है उसका। हाँ, आप ब्रेन को देख सकते हो, माइंड को नहीं देख सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सोच चल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो थॉट्स का अस्तित्व है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो इंटेंजिबल है, दिखेगा नहीं आपको, एग्जैक्टली। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमारा तो साई करुणा मिशन में पूरा रिसर्च बियॉन्ड एनर्जी का है, मतलब बियॉन्ड मैटर का है, बियॉन्ड एनर्जी कॉन्शियसनेस का है करके। और वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, साइकिक सर्जरी, क्वांटम फिजिक्स, ये हम वो सारे सब्जेक्ट पे काम करते हैं जो आदमी सोच भी नहीं सकता है। और हम उसको फिजिकल लेवल पे अप्लाई करते ताकि हमको मेडिकल प्रूफ मिले।
और जो चीज जैसे लास्ट टाइम मैंने कंजेनिटल हार्ट डिजीज का केस बताया, किया था पास्ट लाइफ रिग्रेशन सोल के ऊपर, लेकिन मेडिकली अप्रूव हुआ कि हाँ उसका होल बंद हो गया। समझ में आ रहा है आपको? मतलब एक कार्डियक सर्जन बोल रहा है कि अब इसका होल नहीं है, इसको सर्जरी की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना, इंस्ट्रूमेंट बने नहीं है अब तक, एनर्जी डिटेक्टर्स बने हैं, ऑरा साइंस बना है, ऑरा के मशीन बने, कॉन्शियसनेस को पकड़ने वाला आज तक कोई मशीन ही नहीं बना है। तो आप कैसे बोल सकते हो ये मतलब कृष्ण के कॉन्शियसनेस वाला है या अर्जुन का है या भीष्म का है, बिकॉज कोई मशीन ही नहीं है, इसको चेक कैसे कर सकते हो आप? सिर्फ मानना पड़ेगा बिकॉज वो कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट कर रहा है या वो कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहा है वो। कितने लोग ना ऐसे बोलते हैं कि जिसको ये सारा ज्ञान होता है, हाँ, क्या सबकॉन्शियस, पिछला जन्म, दिस जन्म एंड ऑल, तो दोज पीपल आर नॉट वेरी वोकल अबाउट इट। वो लोग बातें नहीं बताते नहीं है इतना सब कुछ। तो मुझे वही पूछना था आपको कि आप एक्चुअली अभी कौन से स्टेज पे हो जो आप खुल के सब वोकल हो इस बारे में? बिकॉज मैं रिसर्च कर रहा हूँ ना, मुझे किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए। मतलब मुझे वर्ल्ड में, मैंने बोला ना कि वो फिलीपींस का डॉक्टर अच्छा लगा, मैं वहाँ पहुँच गया। मुझे अगर वो बद्री प्रसाद अच्छा लगा तो मैं वहाँ पहुँच गया। वो गुरु अच्छा लगा या वो थेरेपी अच्छी लगी, वो टेक्निक अच्छी लगी, वो सिंबल अच्छा लगा, मैं पहुँच गया। बिकॉज मुझे तो रिसर्च करना है, मैं कुंभ के बेले पे पहुँच गया। इज इट राइट? तो ये चीज़ है ना कि मैं वननेस में हूँ या मैं शून्य में हूँ, इसलिए मैं ये सब चीज़ बोल पा रहा हूँ। मैं अगर किसी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में रहता ना तो मैं उसी की बात करता या उसी की बोलबाला करता। वेद व्यास का भी आपने बताया था कि लोगों ने अपने पास्ट लाइफ में वेद व्यास देखा है, बहुत सारे लोगों ने अश्वत्थामा भी देखा होगा। तो वो लोग तो चिरंजीवी है, तो वो लोग तो मरे ही नहीं अभी तक। तो किसी ने उसका पास्ट लाइफ कैसे देखा? क्योंकि उनका कैरेक्टर कहीं तो अवेलेबल है ना। हाँ, आज अमिताभ मरा नहीं है तो अमिताभ को तो कोई भी देख सकता है कि नहीं? है ना, लोग बोलते हैं ना मेरे सपने में अमिताभ बच्चन आया, मेरे सपने में शाहरुख खान आया, तो अच्छा वैसे तो कोई तो देखेगा कि नहीं, बिकॉज उनका कहीं तो अस्तित्व है कि नहीं। इज इट राइट? और ये तो क्वांटम साइंस कहता है कि ये वाइब्रोनिक साइंस है कि सबके पार्टिकल्स यूनिवर्स में फैले पड़े, आदमी कोई भी पार्टिकल को कैच कर सकता है। ओके। आपके पास वोडाफोन है तो भी आप अगर मैनुअल में जाओगे ना, आपको एयरटेल दिखेगा, जियो भी दिखेगा। मैनुअल में जाओगे तो, हाँ, मैनुअल नेटवर्क मोड में। इज इट राइट? ऑटो में जाओगे तो नहीं दिखेगा। तो यही होता है कि यूनिवर्स में सब कुछ अवेलेबल है। तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? इज राइट? मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, और मेरे घर के सामने एक मस्जिद है, वहाँ नमाज पढ़ी जाती है, तो वो नमाज सुन के भी मुझे अच्छे वाइब्रेशंस आते हैं, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो इसमें बुरा क्या है? नमाज से मुझे याद है कि किसी ने कमेंट लिखा था कि मुस्लिम्स में रीबर्थ नहीं होता। नहीं, मैंने कहा ना कि क्रिश्चियनिटी में भी नहीं होता, जैनिज्म में भी बोला नहीं होता, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन आप सोचो ना कि विदाउट रीबर्थ, देखो या तो फिर एक ही चीज है, आप एनिमल से ह्यूमन में आए हो। नहीं, रीबर्थ होता है, जैनिज्म में तो है, बुक में भी लिखा हुआ नहीं है। मैं यही कहता हूँ कि क्या होता है ना कि लोग ने कभी ना डीपर साइंस नहीं पढ़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे आज मैंने वो फिजियोलॉजी का चैप्टर के बारे में, रेस्पिरेटरी का बताया। आप किसी भी डॉक्टर को जाके पूछो मेडिटेशन से क्या फायदा, वो बोले कुछ फायदा नहीं यार, बकवास है, क्या सांस अंदर बाहर ले रहे हो। लेकिन जो एक चैप्टर में ना इतना छोटा सा कॉलम था, मतलब हमारी 400 पेज की बुक थी फिजियोलॉजी, उसमें सिर्फ 4 सेंटेंस में ना ऐसा ब्रैकेट में लिखा था कि व्हेन यू डू अ डीप रेस्पिरेशन एंड वेरी फास्ट रेस्पिरेशन यू गेट कनेक्टेड टू सम हायर एनर्जीज। इतना लिखा था फिजियोलॉजी में, चैटर्जी की बुक थी, उसमें लिखा है करके। और पूरे इंडिया में जो भी MBBS करता है ना, वो चैटर्जी की बुक पढ़ता है। लेकिन वो 4 सेंटेंस अगर नहीं पढ़ा होगा तो वो तो इस पूरी थियरी को बकवास नहीं मानेगा। तो आपका नज़रिया ना बहुत शार्प चाहिए, आपकी विजन बहुत शार्प चाहिए। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ ना बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखी रहती है, उसको पकड़ने के लिए आना चाहिए आपको। और मैंने आपको कहा कि मेरी पास्ट लाइफ में मैं बहुत ईगल एंड आउल की मेरी विजन है, इसलिए मैं ये बारीक वाली चीज़ को मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ। अभी कैसा है ना कि हम लोग कोई भी चीज़ को जब तक सुपरफिशियली देखते हैं या पढ़ते हैं ना, तो उस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करते।
लेकिन ये चीज़ें बहुत अंदर 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 बताई गई है, जो लोग सही में डीपली जाते हैं। तभी तो कर्म की थियरी आई क्यों, मुझे बताओ। हाँ बराबर, कर्म की थियरी आई क्यों, अगर पास्ट लाइफ नहीं होता तो। इज इट राइट? मतलब आपके पॉडकास्ट के बाद में मुझे आज भी एक मैसेज आया, उसने पता नहीं कौन से कंट्री से था, वो मुझे बोला कि सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं मेरे साथ, सारे लोग चीट कर रहे हैं, मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं है, ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। मतलब कुछ तो कनेक्शन होगा ना उसका। मतलब वो बोल रहे हैं मैं जिधर भी कंट्री में जाता हूँ, बिजनेस करता हूँ, लोग मेरे साथ फ्रॉड करते, मेरा पैसा लेके मुझे ही धोखा देते। रिश्तेदार तो छोड़ दो, फ्रेंड्स तो छोड़ दो, दूसरे कंट्री के लोग भी मेरे साथ ऐसे करते। उस मतलब ये उसके साथ जन्मों जन्मों से चला आ रहा है। तो मैं ये, और ये उसको ब्रेक करना है। एक्चुअली कैसा है ना कि हमारे साथ जो भी कुछ होता है ना, कुछ तो है पिछले जन्मों का जो हम उसको एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम मानते ही नहीं है ना। जैसे एक मेडिकल साइंस, एक डॉक्टर कहता है कि दूसरे साइंस का कोई मतलब ही नहीं है, हमारा साइंस ऑथेंटिक है करके, तो डेफिनेटली वो माइंड में वही लेके चलेगा। तो क्यों कभी किसी पेशेंट को बोलेगा तुम एक्यूप्रेशर कराओ, तुम योगा कराओ, तुम जाके मसाज कराओ, पंचकर्मा कराओ, क्यों बोलेंगे? वो मानते ही नहीं ना। एक्सेप्टेंस नहीं है, बिलीवेबिलिटी नहीं है। इसलिए हमको है ना मावतर बाबा जी के केओस में ना वो वननेस का कॉन्सेप्ट आया कि अगर आप सेंटर पे रहते हो ना, वननेस में रहते हो ना, आप सारा 360 डिग्री को एक्सेप्ट करोगे और उसको एक्सपीरियंस करोगे। आपको सेंटर पे रहना पड़ेगा। इज इट राइट? तो सेंटर वाला जैसे एक आरटी ऑफिसर कैसे एक सेंटर पे रहता है, एक सिग्नल पे, वो सब 4 रास्ते पे देखता है कहाँ से रोड पे कैसे लोग आ रहे हैं। अब वो एक रोड पे खड़ा रहेगा, उसको दूसरे के 3 रोड कहाँ से दिखेंगे? राइट। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम जब जाते हैं ना, तो वो डिसिप्लिन को तोड़ते हैं, जिसके वजह से हमारा दिमाग ना सख्त होके बैठा है, दूसरे को मान ही नहीं रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ रही, रिजिडिटी बहुत है। नहीं ये गलत है, ये गलत है, लेकिन गलत नहीं, ये अलग है। बस इतना समझ लिया ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। हाँ, ये अच्छा वर्ड है। ये गलत नहीं है, ये अलग है एक्चुअली। बस दैट्स द मेन थिंग। और लोग वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, उनको लगता है नहीं गलत है, अलग क्या होता है, गलत है, गलत नहीं है, ये अलग है, समथिंग इज डिफरेंट। दैट्स द मेन थिंग। तो आप जब वननेस पे रहोगे ना, तो आप समझोगे ये अलग है, गलत नहीं है, तो आप में एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। और दूसरी बात भी है कि अलग हो, हाँ, या अहेड ऑफ टाइम्स वाली कोई बात हो, हाँ, तो वो दूसरे लोग को समझना बहुत मुश्किल है, बिकॉज सोल लेवल है ना। मैंने कहा लास्ट टाइम, इन्फेंट सोल लेवल, बेबी सोल लेवल, यंग सोल लेवल, मैच्योर सोल लेवल, ओल्ड सोल लेवल, ट्रांसेंडेंटल, इनफाइनाइट, 7 प्रकार के सोल लेवल होते हैं, और हर सोल लेवल पे हम बहुत सारे जन्म लेते हैं। इस पे मेरे को एक अच्छा एग्जांपल था, किशोर कुमार की बात करें तो किशोर कुमार अपने टाइम पे बहुत अहेड ऑफ टाइम्स थे। यस यस। वो जो कॉमेडी करते थे कि ये क्या है, ये क्या ऐसा कोई कॉमेडी करता है, वो फिर वो और कॉमेडी आज मल्टीवर्सेटाइल थे, मल्टीवर्सेटाइल थे। उसकी कॉमेडी आज जानी जाती कि अरे यार क्या कॉमेडी करता था बंदा। और वो आदमी फिर सिंगिंग में आया तो अलग ही लेवल पे, और सिंगिंग में उन्होंने यूडलिंग स्टार्ट किया। वो किशोर कुमार ने स्टार्ट किया। लेकिन आप देखो, ये जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनके अपने भी है ना एक डार्क लेसन्स होते हैं। तो उन्होंने भी अपने रिलेशनशिप में ना बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस लिए, उनको रीमैरिज करना पड़ा, डिवोर्सेस लेने पड़े। तो ये क्या होता है ना कि भाई हम एक जगह पे प्रोफेशनली माहिर होते हैं, एक्सपर्टाइज्ड होते हैं, नाम बहुत अच्छा रहता है, लेकिन एक टाइम पे हमारा बदनाम भी हम उस कहीं ना कहीं होते हैं, बैलेंस नहीं हो पाता है, क्योंकि शिवा को शून्य करना है। इज इट राइट? तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ना हम ये देखते हैं कि ये जो डार्क साइड है ना, ये क्यों मेरे साथ हो रही है, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे यहाँ इतनी टॉर्चरिंग हो रही है, यहाँ इतना मेरे फैन फॉलोअर्स है, और यहाँ मेरे घर में कोई मुझे फॉलो नहीं कर रहे। एक और जन का कमेंट आया था, हाँ, तो अभी वो थोड़ा एक लग रहा था, तो कि न्यूबॉर्न किड्स का हमने बताया था कि भाई वो लोग जैसे ही उनका जन्म होता है तो रोते क्योंकि उनको पास्ट लाइफ याद आती है। तो वो पूछ रहे थे कि भाई ये हाउ इज दिस साइंटिफिकली पॉसिबल, तो कुछ आप थोड़ा उसके बारे में। नहीं पॉसिबल कि लंग्स खुलते हैं इसलिए बेबीज क्राई समथिंग लाइक दैट। नहीं वो तो है, वो तो मैं एज अ मेडिकल डॉक्टर ऐसा मानता हूँ करके। लेकिन काफ़ी बार कैसा है ना कि अगर जब बच्चे को ऐसे कंडीशन में, जब मैं पीडियाट्रिक प्रैक्टिस कर रहा था चाइल्ड स्पेशलाइजेशन की, तो बच्चे को जब पेरेंट्स लेके आते थे और मैं स्टेथोस्कोप लगाता था, तो मैं बोलता लंग्स तो नॉर्मल है, पल्स भी नॉर्मल है, और अभी भी रो रहा है, पेट भी देखता हूँ कोई गैस भी नहीं है, नॉर्मल है। इसका मतलब ये बंदे को मैं मेडिकली नहीं समझ पा रहा हूँ। उसको ग्राइप वाटर भी दे रहे हैं,
है ना, उसको कुछ सिरप भी पिला रहे कुछ भी, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा है। लेकिन जब ये थियरी में आया, स्पिरिचुअल थियरी में जब रिसर्च किया, तब पता चल रहा था कि ये बंदा जिनसे पास्ट लाइफ में कनेक्टेड है वो कहीं दुखी है, वो ये बंदा यहाँ रो रहा है उसके लिए। कोई उसको याद कर रहा है बुरी तरह से, उसकी तस्वीर के सामने रो रहा है, तो ये भी बंदा रो रहा है उसके लिए। और कोई उसको वहाँ दिलासा दे रहा है, कोई बात नहीं भाई, वो गया कहीं तो भी अच्छी जगह गया, वो शांत होता है तो ये भी शांत हो जाता है। तो ये कॉर्ड कनेक्शंस तो रहेंगे कि नहीं? अच्छा, तो जो अपने जाते हैं हाँ, मर के, तो मतलब इतना रोना नहीं चाहिए। हाँ, अभी आप देखो कि किसी के बच्चे फॉरेन में जाके पढ़ाई करते हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि आज लगता है मेरा बच्चा दुखी है, तो वो फ़ोन करते हैं, फिर उसकी बोलते नहीं तू दुखी है, बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं तू दुखी, आज मुझे ऐसे अंदर से फील हो रहा है। तो कनेक्शन तो अगर प्रेजेंट में होगा तो पास्ट का भी कुछ तो होगा कि नहीं? वो वाइब्रेशंस तो जाएंगे कि नहीं? ऐसा है। इसलिए अपने में 13 दिन 45 दिन मनाते। क्यों मनाते? क्यों सफ़ेद कपड़े पहनते? क्यों श्राद्ध मनाते? क्योंकि वो कहीं रीबर्थ हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं अभी भी फिजिकली रीबर्थ हुआ है, मेंटली इमोशनली अभी भी पास्ट से वो बंदा कनेक्टेड है। तो जितने कर्मकांड रिचुअल्स करते हैं ना, वो बंदा धीरे धीरे फ्री होता है क्वांटम लेवल पे। ऐसा है करके। तो अभी एक और कमेंट था जिसमें हमने बात की थी कि नॉर्थ जो दिल्ली का, हाँ, नॉर्थ और साउथ दिल्ली हाँ, है, हाँ, गांधारी वाला। हाँ, तो आपने बताया था कि शायद नॉर्थ दिल्ली में ज्यादा रेप्स होते हैं। हाँ, और क्योंकि वहां पे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। तो एक जन ने कमेंट किया था कि आप आप ये कैसे बोल सकते हो, और अगर वहां पे चीरहरण हुआ था तो कृष्ण ने बचाया भी था, तो यहाँ पे तो कोई रेप्स को कोई बचा नहीं पा रहा है, और ये हॉरिफिक इंसिडेंट है रेप्स के। तो ये आपने कैसे बोला कि वहां पे इतने रेप्स हो रहे हैं, आपने ये कैसे जस्टिफाई किया एक हॉरिफिक इवेंट को? दूसरी बात कि कोई बचाने फिर क्यों नहीं आ रहा है? अगर वहां पे तो चलो वासुदेव बचाने आए थे, तो यहाँ पे कोई बचाने क्यों नहीं आ रहा है? द्रौपदी थी ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ कृष्ण को वर्शिप करती थी, राइट? तो डेफिनेटली जब आप किसको वर्शिप करते हो तो उसकी लाइट तो मिलेगी कि नहीं, उसका प्रोटेक्शन तो मिलेगा कि नहीं? अब भी जिनका हो रहा है वो खुद ही कार्मिक में है, या खुद ही फियर के साथ है, या उनको कहीं फेथ ही नहीं है, तो बचाएगा कौन किसको? आपके पुण्य तो चाहिए ना, आपका विश्वास तो चाहिए। और अगर आपका गो थ्रू करना है उस एक्सपीरियंस को, तो कुदरत भी नहीं बचाएगा। बिकॉज वही एक्सपीरियंस लेने तो शायद अगर कोई आदमी जन्मा होगा लाइफ बिटवीन लाइफ, क्योंकि जब वो कोई बोलता है ना, अरे ये उसके साथ हुआ, अगर मैं उसके जगह रहता तो मैं दिखाता, तो भगवान बोलते तथास्तु, तो एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस लेने वो जाता है। तो कभी ऐसा बोलना ही नहीं। विश हो गया वो तो एक, हाँ विश हो गया वो तो, तथास्तु हो गया ना वो तो। ऐसा है करके। तो वो बहुत सोच समझ के हमें वो। और दूसरी बात, मेरे रिसर्च के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन और रिसर्च के हिसाब से, कि जिन्होंने भी उस दुर्योधन के कैरेक्टर को या दुशासन के कैरेक्टर को अगर पॉजिटिव बोला होगा, तो डेफिनेटली वो फीमेल के फॉर्म में आके वो एक्सपीरियंस लेगा। उसको कौन बचाएगा? मतलब अगर किसी ने दुशासन को बोला कि हाँ ठीक है, द्रौपदी के साथ ये चीरहरण कर रहा है, तो क्या? हाँ ऐसा बोला। हाँ, तो फिर नेक्स्ट जन्म में एग्जैक्टली वो खुद, क्योंकि अगर लड़की होगा और उसका रेप होगा, फ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस होगा, तो उसको फीमेल फॉर्म में आके वो एक्सपीरियंस को लेना पड़ेगा, तब जाके न्यूट्रलाइज होगा ना वो। उसको कौन बचाएगा जब उसके साथ वो चीज होगी? एग्जैक्ट, क्योंकि क्या था, मैं आपको एक बताता हूँ, जब ये इंसिडेंस हुआ था वस्त्रहरण का, जितने भी लोग राज दरबार में थे ना, एंड ऑफ द टाइम पे द्रौपदी ने बोला ये किसी ने मुझे नहीं बचाया। हाँ बोला, हाँ। तो द्रौपदी ने कर्ज किया था कि एक टाइम पे तुम भी इसका भुगतान करोगे, यू विल ऑल्सो गो थ्रू सच इंसिडेंसेस। अब वो लोग इस लाइफ में अगर फीमेल है तो फिर गो थ्रू करना ही पड़ेगा उनको। इसलिए कृष्ण भगवान ने एक बात अर्जुन को क्या बोली, गलत करना भी बुरा है, गलत सहना भी बुरा है, गलत देखना भी बुरा है। यू हैव टू फाइट वेयर देयर थिंग्स आर रॉन्ग। तो जितने लोग ने भी फाइट नहीं किया, तो वो तो पार्ट ऑफ द कर्म हो गए कि नहीं? तो उनको तो वो एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा कि नहीं?
सो ये बहुत डीप साइंस है। आप सोचो, दुनिया में बगैर मतलब के कुछ भी नहीं होता। हर चीज के पीछे एक रहस्य है, एक साइंस है, एक स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी है। राइट, दैट्स द मेन थिंग। और एक जन ने पूछा था कि इस्लाम में है ही नहीं पास्ट लाइफ, कभी मेंशन ही नहीं है। देखो, धर्म है ना, एक सिलेबस होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जो महाराष्ट्र बोर्ड में चीजें होती है ना, वो हो सकता है कैम्ब्रिज बोर्ड में नहीं है कि नहीं? अब मेरी बेटी कैम्ब्रिज बोर्ड में पढ़ती है, मैंने उसको कभी भी ये डिस्कशन करता हूँ ना, तो उसको इंटरेस्ट नहीं आता, बिकॉज उसके कैम्ब्रिज में हिस्ट्री है ही नहीं। हाँ, ओके। इसका मतलब ये थोड़ी कि हिस्ट्री का अस्तित्व ही नहीं है। करेक्ट, बराबर है। तो आपके मैन्यूस्क्रिप्ट्स में नहीं लिखा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है ना। अब हमारे मेडिकल साइंस में वाइटल फोर्स नहीं है, और होम्योपैथी पूरे वाइटल फोर्स के आधार पे बनी है, तो हम ये थोड़ी बोल सकते भाई हमारे में नहीं है, इसका मतलब ये झूठ है। मैंने अभी परसों एक टॉक में मैंने बताया कि जर्मन में होम्योपैथी बनी, जर्मनी में, और वहाँ से पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई होम्योपैथी। डॉक्टर सैमुअल हैनीमन लेके आए। लंदन वालों ने पूरा बहिष्कार किया, पूरा ब्लॉक कर दिया कि होम्योपैथी बकवास है। और लंदन में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में लोग हैं, क्योंकि होम्योपैथी की दवाइयाँ लोगों को डिप्रेशन से बहुत इजीली बाहर निकालती है, क्योंकि वो लोग होम्योपैथी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। और पूरी होम्योपैथी साइकोलॉजी पे काम करती है। तो जब आप नहीं मानते हो ना, आप ही उसी की वजह से सफ़र होते हो। ये वैसा है जैसे माइथोलॉजी लोग बोलते हैं, तो जो चीज़ जितनी पुरानी होती जाती है उसको हम माइथोलॉजी का नाम दे देते हैं। वैसे ही जैसे अगर वोट देने गया तो इंक कभी ना कभी निकल जाएगी 10-15 दिन। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वोट नहीं दिया। एग्जैक्टली मैंने कभी ना कभी वोट इसलिए मैं कहता हूँ आप एक्सपीरियंस करो। आप एक्सपीरियंस करो, डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है ये चीज़ें उसको 100% मत समझो। लोगों ने बोला साईं सच्चरित्र में कहीं लिखा नहीं है कि साईं बाबा ने 9 सिंबल्स का इस्तेमाल किया था, हीलिंग की थी, या उन्होंने शक्तिपात ली थी दुर्गा माँ से, कहीं लिखा नहीं है। लेकिन जिसने भी किताब लिखी साईं सच्चरित्र, उसकी जितनी नॉलेज थी उसने उतनी लिखी ना। आज मेरे ऊपर भी 2-3 लोग किताब लिख रहे हैं, मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, उनको मेरे बारे में जितना पता है उतना ही लिखेंगे ना। आज से 50 साल बाद बोलेंगे नहीं डॉक्टर उदेशा ने ये किया ही नहीं, ये बुक में तो लिखा ही नहीं है। तो वो तो हो नहीं। और एक आपने बोल ही दिया था कि कॉमन चीज है जो है कर्मा। वो कर्मा तो हर रिलीजन में है ही। ऐसा थोड़ी है कि मुसलमान में नहीं है, ऐसा तो वो कुछ भी करेंगे तो कुछ भी मिलेगा। हर धर्म में, हिंदू, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, जैन हो, कर्म का बेस तो हर जगह है। मुझे 10 साल पहले किसी ने बोला कि सर आपका ना कुछ तो भी ना पिछले जन्म का ना बद्रीनाथ में कुछ बाकी है रिचुअल्स, आप उधर जाओ और उधर से आप महाअवतार बाबा जी के केव्स में जाओ। अब मुझे पता ही नहीं बद्रीनाथ कहाँ है, बिकॉज हमारे जैन तीर्थ में तो आता नहीं है। मुझे बाबा जी केव्स भी नहीं पता, बाबा जी भी नहीं पता, केव्स तो दूर की बात है। अब वो बंदे ने बोला, क्योंकि वो चैनलाइज हो गया, वो मराठी में बोलने लगा जबकि वो कन्नड़ पर्सन था, तो मैंने बोला इतना मतलब वो बोल रहा है ऑथेंटिकली, तो मैं जाके आता हूँ। तो मैं गया बद्रीनाथ और मैंने वहाँ पंडित को मिला, उसको रावल बोलते, रावल। तो मैंने उनको बोला भाई मेरे को ऐसा ऐसा बोला, तो वो बोला ठीक है तो मैं आपका रिचुअल्स करवाता हूँ। उन्होंने कुछ रिचुअल्स करवाया, अब मुझे पता नहीं उन्होंने क्या करवाया, मैं चला गया वहाँ से। उसके बाद मैं गया बाबा जी के केव्स में, गया वहाँ मेडिटेशन किया। वहाँ केव्स में बैठते ही 1 घंटा 20 मिनट पता नहीं मैं कहाँ ट्रांस में चला गया, एस्ट्रल ट्रैवल किया, ये किया वो किया, बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले। और उसके बाद जब मैं वापस मेडिटेशन से बाहर आया, मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। महाअवतार बाबा जी के केव से निकलने के बाद? हाँ, उसके पहले मैं अकेला ये मिशन चला रहा था। उसके बाद मेरी बहुत बड़ी टीम क्रिएट हो गई, क्योंकि वो जब एस्ट्रल ट्रैवल हुआ ना, तो मुझे ऐसे लगा कि हनुमान जी खुद के कंधे पे मुझे बिठा के घुमा रहे थे। तो मुझे मार्स पे लेके गए, मंगल पे लेके गए, उसके बाद सैटर्न पे लेके गए, फिर जुपिटर पे लेके गए, 3 प्लैनेट्स पे लेके गए। तो मैं सोचा ये 3 प्लैनेट्स पे मुझे क्यों लेके गए, और फिर मुझे बता रहे कि नीचे सब कुछ गलत चल रहा है। तो मैं सोच रहा मुझे क्यों बता रहे गलत चल रहा है, गलत तो चलता होगा। फिर जब मैंने उनको क्वेश्चन किया मेडिटेशन में कि मुझे क्यों बता रहे, बोलते नहीं अब तुम्हें इसके ऊपर काम करना है। तो मैंने सोचा अकेले मैं कहाँ करूँगा, मैं उनसे ऐसे बात कर रहा जैसे अभी आपसे कर रहा हूँ। तो बोलते नहीं अब बहुत से लोग आएंगे तुम्हें मदद करेंगे। मैंने बोला ये बहुत से लोग कहाँ से आएंगे,
और ये कब की बात है? ये 2014 की बात है। 14 ओके 14 की 10 साल पहले की बात है। और जब मैं वो उधर से जब मैं मुंबई वापस आया, मतलब 6 जून को गया था, 15 जून को वापस आया, 17-18 जून के बाद ना मेरे साथ कुछ 12 लोगों की टीम जुड़ गई मुंबई में, मतलब अलग अलग जगह से आई। हाँ, टीम अच्छा, जुड़ गई मेरे साथ कि हमको आपके साथ काम करना है। मैं बोला ये कहाँ से आ गए? और फिर हमने ऋषिकेश 15 सितंबर को फर्स्ट रिट्रीट की उसी साल में। और तब से लेके कंटिन्यूसली अलग अलग टीम हमारे साथ काम किए जा रही है। और फिर जब मैंने सोचा कि ये 3 प्लैनेट्स पे क्यों लेके गए मुझे, तब मुझे समझ में आया कि मार्स पे इसलिए लेके गए क्योंकि रूट चक्र था पास्ट लाइफ रिग्रेशन का। सैटर्न पे इसलिए लेके गए क्योंकि प्रेजेंट लाइफ सैक्रल चक्र का था, शनि का। और जुपिटर पे इसलिए लेके गए क्योंकि मणिपुर चक्र से पैरेंटल कर्मा का रिग्रेशन था वहाँ पे। आपका? नहीं, मतलब इन जनरल में कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ। अच्छा। तो वो 3 पाप के ग्रह होते हैं, पाप ग्रह होते हैं, और 3 पाप चक्र होते हैं। तो इन 3 चक्रों पे मुझे बोला आपको काम करना है। तो कोई भी चीज़ ना ऐसे नहीं होती है। आपको अगर कहीं कोई मैसेज मिलता है, कोई आपको ज्ञान मिलता है, तो ये एक यूनिवर्स आपको वहाँ ले जाना चाहता है। उसको अपोज करके साइड में मत रखो। गलत नहीं है, अलग है। दैट्स द ब्यूटीफुल वर्ड। और एक्चुअली में अगर किसी को पता नहीं कि महाअवतार बाबा जी कौन है, क्या है, तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की बुक है, योगानंद परमहंस ने लिखी है। यस। तो नेक्स्ट लेवल बुक है वो। और इसकी आपकी खासियत बोलता हूँ, उनकी जब मैंने बहुत डीपर स्टडी की, महाअवतार बाबा जी की बहुत मैंने कॉन्शियसनेस लेवल की स्टडी की, उनके अंदर शिवा का और हनुमान जी का कॉन्शियसनेस है, इसलिए वो इमॉर्टल है। He is immortal, और वो कृष्ण के गुरु थे, ये लोगों को नहीं पता। अरे बाप रे, दिस इज अ रेवलेशन। यस, वो कृष्ण भगवान के गुरु थे, जबकि उनके तब से आ रहे और आज तक वो इमॉर्टल है, आज तक उनका अस्तित्व है। मतलब वो भी चिरंजीवी है। हाँ, दैट्स द मेन थिंग। वाह। तो आप कृष्ण भगवान के गुरु मतलब कौन हुए? मतलब ये बाबा जी थे। मतलब जब हम ऐसे चैनलाइज करते हैं ना, लोगों को पूछते हैं कि हु इज महाअवतार बाबा जी, तो करीबन 50 लोगों की अलग अलग चैनलाइजिंग में एक ही आंसर आया कि ये कृष्ण भगवान के गुरु थे करके। तो उनका कोई नाम या कुछ कोई, बिकॉज गीता में इसका एग्जिस्टेंस शायद है नहीं है। इसका रीजन मैंने क्या बताया कि जितने भी महावीर, बुद्धा, जीसस है ना, उनके गुरुओं का नाम कहीं पे भी नहीं है। कल कोई अगर मेरे ऊपर भी किताब लिखेगा ना, तो मेरे गुरु के बारे में कोई नहीं लिखेगा, क्योंकि जो लिखने वाला ये नहीं चाहता है कि मुझे छोड़ के कोई उसके पास जाए। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो उसका माइंडसेट, उसका अटैचमेंट है। पर आज कर्ण का गुरु का तो नाम आया कि चलो परशुराम है, पर वो भी उतना फेमस है और ये भी इतने फेमस है। तो वो गुरु का नाम देना चाहिए। अगर आप में है कैपेबिलिटी तो आप तो फेमस होने ही वाले हो। और गुरु तो फेमस है, तो गुरु तो फेमस होगा ही। तो गुरु का नाम हर जगह पे आना ही चाहिए, क्योंकि अगर सही गुरु नहीं मिला तो आप इधर से उधर हो सकते हो सीधा। और एक कमेंट आया था, तो उन्होंने बोला था कि भाई आप लोगों ने, मतलब हम दोनों ने पास्ट लाइफ किया कि नहीं, हमारे पास्ट लाइफ में क्या है? आपका तो शायद, इसका तो शायद आप बोल रहे थे। तो कुछ जरा बताइए सर। नहीं, मैंने आप दोनों का पास्ट लाइफ देखा। ओके। हाँ, जो मैंने अपना फर्स्ट पास्ट लाइफ देखा पौंडीचेरी का, जिसमें मैं एक साउथ इंडियन टेम्पल का प्रीस्ट था, उसमें ये मेरे साथ थे। अच्छा। और जो मैंने जैन लाइफ देखा, जिसमें मैं जैन साधु था, उसमें आप मेरे साथ थे। अच्छा, ऐसा है। मतलब जिस दिन मैंने पहले दिन आपको यहाँ देखा ना, तब मुझे वो एक्नॉलेज हुआ, लेकिन इतना मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन यहाँ से जब गया मैं, और कुछ दिन के बाद जब मैं कहीं पे शायद वृंदावन या कहीं गया, वहाँ पे मुझे आप दोनों क्लिक हुए। ऐसा है। लेकिन मैं सोचा जब हम मिलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा करके। और हम तो दोनों आज भी जैन हैं। हाँ, या आज भी जैन है। ऐसा क्या? तो क्या मैं उस जन्म में अच्छे काम कर रहा था? वह वही कहा ना कि उस लाइफ में जब हम तांत्रिक थे, हम दोनों, लेकिन हम पॉजिटिव तांत्रिक थे। अच्छा, positive। और हम पौंडीचेरी में एक शिवा का टेम्पल, मतलब प्रीस्ट बन के हम काम करते थे करके। ऐसा है। तो उस लाइफ में भी आप मेरे शिष्य थे और आप मुझे मतलब फॉलो करते थे। और ये भी जयपुर की लाइफ में मुझे फॉलो करते थे, जब मैंने सूरज बरजातिया की लाइफ के बारे में बताया। तो डेफिनेटली हम उसी लाइफ को रिकनेक्ट कर पाते हैं। अदरवाइज ऐसे नहीं है कि आप मुझे पहले अभी जानते थे। और हम कहां से कहाँ कनेक्ट भी हुए। मैं वही कह रहा हूँ ना, इतने साल तक तो कोई कनेक्शन नहीं था। अचानक ये साल में अपना कनेक्शन। तो क्यों ये गैप क्यों रहता है? वो गैप होता है, इट्स कॉल्ड अ बायोरिदमिक साइकिल। जर्मन के एक साइंटिस्ट ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, बायोरिदमिक साइकिल ऑफ अ लाइफ। पिछले टाइम पे भी मैंने कहा कि आप अपनी बर्थ डेट डालना उस सॉफ्टवेयर में, और उसमें आपकी साइकिल पता चलेगी, स्पिरिचुअल साइकिल, इमोशनल, एस्थेटिक साइकिल। तो कोई ना कोई जिस टाइम पे हम जन्म में मिलते हैं ना, उसी टाइम में वापस मिलते हैं।
हाँ, तो अपन ये एज में ये टाइम पे Exactly. सर को मिले होगे लास्ट जन्म एग्जैक्टली में, तो ना अभी वापस उसके मिले। पहले मिलेंगे ना बाद में कभी मिलेंगे, और रिपीट होता है ये। वो हमेशा उसी टाइम पे, क्योंकि इट्स अ ट्रिगर, वो ट्रिगर पॉइंट होता है, हमारी जो सोमेटिक मेमोरीज होती है ना उसी टाइम पे ट्रिगर होगी वो। आज जो हमें जो लोग पॉडकास्ट पे फॉलो कर रहे हैं ना, एक्चुअली वो कहीं ना कहीं उसी लाइफ से हमारे साथ कनेक्टेड थे। हाँ करेक्ट, राइट राइट। तो इस लाइफ में या कोई भी लाइफ में आप जितने लोगों को मिलते हो, हाँ, समवेयर सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसी को तो सत्संग कहते हैं ना। हाँ, वरना मिलोगे ही नहीं किसी नहीं और। तो क्यों मिलेंगे, हाँ जरूरत ही नहीं है। हर छोटी छोटी चीज ऐसा होता है करके। मुझे एक डॉक्टर का फोन आया था कानपुर साइड से, हाँ, यूपी साइड से। हाँ, उन्होंने भी बोला था कि मैं वो डॉक्टर है, स्पाइन डॉक्टर। अच्छा, तो वो बोले थे कि मैं हमेशा सोचता था मुझे फॉरेनर्स इतने क्यों मिलते हैं। हाँ, हर जगह में जाता था Exactly. फॉरेनर मिलते हैं। मैं रूम में कहीं पे अकेला Right, रह रहा right. था, रूममेट भी फॉरेनर। राइट राइट। तो फिर मुझे पता चला कि मैं पास्ट लाइफ में एक फॉरेन कंट्री में था, Perfect. और ये सारे मेरे साथ जुड़े हुए वहां पे लोग थे। वरना इंडिया में हर जगह पे मेरे को फॉरेनर्स क्यों मिलते अब हैं। बूजी को देखो ना, फॉरेनर्स ही ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, हाँ इंडियंस कहाँ ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, इज इट राइट? तो ये चीज होता है ना कि हमारा सोल कनेक्शन जहां पे भी होगा। अब कितने रशिया में देखो ना कृष्णा को फॉलो कर रहे, हाँ कितनी भक्ति कर रहे, तो उनकी जो कृष्णा के टाइम पे जो भक्त हुए रंगे, अभी वो रशिया में बॉर्न हुए, रीबर्थ हुआ है, तो आज भी उनका कनेक्शन तो बना रहेगा कि पाकिस्तान जैसे शहर में जगन्नाथ यात्रा होती है, Exactly. मतलब छोटी यहाँ पे वहाँ पे Simple- होती है जगन्नाथ यात्रा। सिंपल सी। इसलिए अभी कैसे, अभी वननेस का कॉन्सेप्ट है। अभी देखो दुबई में भी स्वामीनारायण टेम्पल बना, हाँ, yes. इज इट राइट? तो अभी धीरे धीरे ना, जहाँ एक गलत चीजें भी हो रही, अच्छी चीजें भी हो रही है, धीरे धीरे लोग ना ओपन माइंडेड हो रहे हैं, तो दैट्स अ गुड साइन। और लोग सनातन धर्म को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि Accept हाँ कर भाई रहे कि हैं। पहले कितना कुछ नहीं अच्छा था, है। पहले एक ही धर्म Perfect. था, वहां से ही सारे ब्रांचेस Yes, निकले yes, हैं। yes, ये सारे लोग Perfect. सनातन ही है, Perfect. और ये लोग धीरे धीरे एक्सेप्ट भी करने लगे। राइट राइट। और है ना, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया है, हाँ हाँ। तो आपको गुस्सा नहीं आया? नहीं, मैंने कहा ना कि मैं ये जब जिब्रिश मेडिटेशन करता था, हाँ। ओशो के इसमें, तो मैं समझ गया कि इनकी भी कैथारसिस होती है कि नहीं? क्योंकि मैं तो बहुत संतों को फॉलो कर रहा हूँ, बहुत गुरुओं को फॉलो कर रहा हूँ। जब मैं उनके भी यूट्यूब्स देखता हूँ तो उनके भी इसमें कमेंट किया रहता है। मतलब मैं तो साइंटिस्ट हूँ, कोई गुरु नहीं हूँ। मतलब लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा, भगवान को भी नहीं छोड़ा, मुझे और आपको कौन छोड़ने वाला है? उनके अंदर की एक भड़ास है, वो किसी भी जरिए बाहर निकालना चाहते। तो कहीं ना कहीं वो वीडियो आ गई आपकी और मेरी, तो आपके ऊपर किसी ने बोल दिया, आपके ऊपर किसी ने बोल दिया, किसी ने मेरे ऊपर बोल दिया। तो वो तो ठीक है ना, वो तो ऐसा रहता है ना, अभी गाड़ी जाती है तो कुत्ता भौंकता है, तो अभी वो कुत्ते क्यों भौंकते हैं? क्योंकि उसकी जो रेस्पिरेटरी रहती है ना 46 पर मिनट होती है, राइट? हम ह्यूमन की 10 से 15 होती है। तो डॉग को ना एक डेंजर जोन लगता है, तो वो अटैक करता है गाड़ी के ऊपर। उसको लगता है कि भाई क्योंकि गाड़ी फास्ट जा रही है, तो उसको लगता है कि कोई शायद मुझे हार्म करेगा, कोई मुझे तकलीफ करेगा, तो वो भौंकता है। अदरवाइज कोई लेना देना ही नहीं है। तो सिचुएशन में है वो इनोसेंट, वो इनोसेंट है, लेकिन उसके अंदर एक ट्रिगर हो गया, फियर ट्रिगर हो गया, इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो गई, और कहीं ना कहीं अज्ञानता ट्रिगर हो गई, इग्नोरेंस ट्रिगर हो गई। करेक्ट, मेन तो इग्नोरेंस ट्रिगर। अरे ये बंदा ऐसा कैसे बोल रहा है, ऐसा थोड़ी है। मतलब तब वो ये नहीं सोचता मेरा नॉलेज यहाँ तक है, मेरे नॉलेज में ये नहीं आता है, लेकिन शायद इनके नॉलेज में वो होगा। मेरे जितने भी मेडिकल डॉक्टर्स मेरे फ्रेंड्स हैं ना, आज तक मुझे यही बोल रहे हैं कि शायद तूने इतने सारी चीज़ों में क्यों दिमाग लगाया, जबकि अपनी मेडिकल साइंस में क्या कमी थी। हाँ, मैंने कहा कमी नहीं थी, लेकिन मुझे एक्सप्लोर करना था। बहुत सारे लोग आपको सहदेव बोल रहे हैं। हाँ वो भी है। देखो वो कैसा था ना, अब मुझे अभी रिसेंटली समझ में आया। मतलब बहुत साल तक तो मैं भी अपने आप को एक कैरेक्टर समझता था, बहुत साल तक। लेकिन बहुत कुछ इन 2-4 साल में मुझे समझ में आया कि मैं कोई एक कैरेक्टर की कॉन्शियसनेस नहीं हूँ, मैं वननेस के कॉन्शियसनेस में हूँ। मुझे अलग अलग टाइम पे उसका इस्तेमाल करने का आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मैंने इतने फ्री टॉक्स दिए हैं, तो वो एक करंट की कॉन्शियसनेस से, मैं इतने फोकस से काम करता हूँ, वो एक अर्जुन की कॉन्शियसनेस है। पास्ट और प्रेजेंट बताता हूँ तो राइट, सहदेव की संजय की कॉन्शियसनेस है कि मैं यहाँ बैठे बैठे भी मैं
काफ़ी बार बोल देता हूँ कि अभी मेरे वो देहरादून के सेंटर पे ये चल रहा है, दिल्ली के सेंटर पे ये चल रहा है, और मैं फ़ोन करता हूँ कि भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो, वो ठीक हो जाएगा। वो बोलते रहे आपको कैसे पता चला? वो संजय की कॉन्शियसनेस। तो वो अब मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है कि ऊपर वाले ने हर चीज़ थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर डाल के रखा है और फ्री विल रखा है कि भाई जब भी तुमको जिस चीज़ का इस्तेमाल करना है करो। नहीं तो आप सोचो, एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं साइकिक सर्जरी में क्यों जाऊँ? एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्यों जाऊँ? जबकि आपके फील्ड में इतना पैसा है, कितना पैसा है, और वो कंप्लीट साइंस है। मेडिकल साइंस तो भंडार है, मतलब कितना ज़बरदस्त साइंस है ये, ऐसा है ना। लेकिन जब आप वननेस में रहते हो ना, तो आपको ये सब कॉन्शियसनेस का एक वरदान है कि जब जिसका इस्तेमाल करना है कर। एक था कि किसी को भी अगर चेंज होना है थोड़ा, आज से ये पॉडकास्ट देख के उसको लग रहा है कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, तो वो क्या ऐसा करे कि उसकी लाइफ थोड़ी थोड़ी चेंज होना शुरू हो जाए? वो एक सिंपल अच्छाई की तरफ, सिंपल कॉन्सेप्ट है, नजरिया बदल दो, और कुछ नहीं है। बुद्धा ने भी बोला है ना, नजर बदलो तो सृष्टि बदल जाएगी। तो आपका व्यू पॉइंट, आपका विजन चेंज कर दो, न्यूट्रल रखो, बस न्यूट्रल रखो। मतलब सोचो कहीं तो कुछ होगा कि नहीं। न्यूट्रल एज इन, अगर समझो मैं वेज हूँ, हाँ, मेरे सामने कोई मटन खा रहा है, हाँ ठीक है, तो मैं उस पे गुस्सा नहीं करूँ। न्यूट्रल मीनिंग यही है, परफेक्ट, क्योंकि वो उसकी चॉइस है, इसमें बुरा क्या है? एवरीवनस चॉइस शुड बी रिस्पेक्टेड। मतलब सबका रिलीजन एक्सेप्ट करना, रिस्पेक्ट करना है, फूड रिस्पेक्ट करना है, पॉलिटिकल व्यू भी रिस्पेक्ट करना है। जब मैं यूएस में ना टोनी रॉबिन्स से एनएलपी सीख रहा था ना, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उन्होंने मेरे को बोला इस दुनिया में 3 कैरेक्टर के लोग हैं। एक ड्रीमर होते हैं, एक रियलिस्टिक होते हैं, और एक क्रिटिक्स होते हैं। 3 प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। आपको क्रिटिक्स बनना है जहां पे आपको रिसर्च करना है, इज इट राइट? ड्रीमर बनना है जहां पे आपको सपने पूरे करने हैं। लेकिन रियलिस्टिक अपनी लाइफ में बनना है जहां पे आप न्यूट्रल रहते हो और आप दोनों चीज का फायदा ले सकते हो। करेक्ट, समझ में? ओके, बढ़िया सा आंसर आ गया एंड में। अभी एक एंड करते हैं। हाँ। एक कोई आपकी सबसे फेवरेट अगर केस स्टडी होता, आप हमको बताओ। केस स्टडी तो वैसे बहुत सी बिना है, नाम लिए, बिना कुछ किए, अगर आपको नाम नहीं लेना है। वैसे तो लास्ट टाइम भी मैंने 3-4 केसेस आपसे डिस्कशन किए। इस बार का मैं एक बहुत ज़बरदस्त केस बताता हूँ कि एक लड़की आई थी मेरे पास दिल्ली में, और वो उसने अपने कुछ पर्सनल गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम मेरे से शेयर किए कि बहुत बुरे हैं उसके। तो मैंने उसको कहा कि भाई हमारी शिरडी में रिट्रीट होने वाली है, तुम्हारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे और जान लेंगे कि भाई तुम्हारी ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं करके। तो वो न्यूली मैरिड थी, और फिर हम उसके पास्ट लाइफ रिग्रेशन के प्रोसेस शिरडी में हमने किए। वो पास्ट लाइफ में गई नहीं, उसने कुछ देखा नहीं, तो वो, लेकिन उसने हीलिंग सीख लिया एंड शी वॉज हैप्पी कि चलो कुछ उसको टूल्स मिल गए करके। लेकिन मैंने उसकी वो पास्ट लाइफ देखी कि वो इसका ये इश्यू क्यों है, गायनेक का प्रॉब्लम करके। तो मैंने उसको बोला नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये आपका प्रॉब्लम क्यों है। इस बार जब मैं कनाडा गया और उसकी मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, क्योंकि वो वहाँ पे उसके बाद वो वहाँ रहने चली गई करके, उसकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, और उसने बहुत क्लियर कट देख लिया कि इसका ये प्रॉब्लम उसकी एक कलकत्ता की लाइफ से थी, जब वो एक रेड लाइट एरिया में थी करके, और एक बहुत बड़ा सा एक यूनिट चलाती थी, और उसके जो एक ओनर थे, वो ओनर वहीं पे रहते हैं कनाडा में। तो वो प्रोस्टिट्यूट थी? हाँ, मतलब प्रोस्टिट्यूट नहीं थी, वो ऐसे चलाती थी, लोगों को ऐसे मतलब ये करती थी, उस चीज़ में डालती थी करके। तो उसको मैंने कहा उस बंदे को तुम मिलो जिसने तुमको उस लाइफ में फोर्स किया था ये स्कैंडल चलाने के लिए, वो ओनर को, जो इस लाइफ में कनाडा में। हाँ, और उस बंदे का मैंने 1 साल पहले पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था उस बंदे का, और उसने भी वही लाइफ देखी थी कलकत्ता वाली। अच्छा, उस बंदे का भी आपने देख रखा था? तो वही, और वो मेरा ऑर्गेनाइजर था मेरे रिट्रीट का। तो 1 साल तक मैंने वो उसको कुछ बताया नहीं, लेकिन अब जब मैं 1 साल के बाद गया, मुझे दोनों बंदे वापस मिले, वो लड़की भी मिली, वो बंदा भी मिला। मैंने दोनों को टेंपल में लेके गया, दोनों को फॉरगिवनेस कराया, और जो दोनों फूट फूट के रोए, जबकि दोनों को नहीं पता था कि एक्चुअली रो क्यों रहे। मैंने कहा मुझे सिर्फ आप दोनों के 5 मिनट है ना एक मंदिर में चाहिए, आप मंदिर में मेरे लेफ्ट एंड राइट में बैठना करके। और मैंने दोनों की कॉर्ड कटिंग कराई, एक मेडिटेशन करवाया, एक होपोनोपो जो मैंने आपको बताया वो मैंने करवाया। जो रोए, और उसके बाद जो रिलीज हुआ, और दोनों के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए।
मतलब आप सोच सकते हो। तो उस बंदी का इस लाइफ में गायनेक प्रॉब्लम था बिकॉज उसका अभी तक कॉर्ड कनेक्ट था वो बंदे के साथ, वो एंगर कनेक्टेड था कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, एग्जैक्टली वो कट करना जरूरी है कि उसको माफ कर दे, माफ कर देकर तो तू इस लाइफ में सही हो जाएगी। यस 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 यस। मतलब आप सोचो कैसा कनेक्शन है ये, जबकि वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। और हमने एक टॉपिक पे बात नहीं किया, प्राण प्रतिष्ठा पे। हाँ। वो आप थोड़ा रह गया था, तो थोड़ा आप उसके बारे में कुछ बताने वाले थे। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, तब जाके उसमें एक पावर क्रिएट होता है। बराबर। तो ये जो साइकिक सर्जरी का एट्यूनमेंट होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एट्यूनमेंट होता है, करुणा हीलिंग का एट्यूनमेंट, ये भी एक प्राण प्रतिष्ठा है। हाँ। तो जब इंसान की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसका आभा मंडल खुल जाता है, तो उसमें एक हीलिंग पावर आ जाता है। वो खुद की भी हीलिंग कर सकता है, दूसरे की भी हीलिंग कर सकता है, क्योंकि मूर्ति पावर दे सकती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद इंसान वो पावर ले भी सकता है और ट्रांसफर भी कर सकता है किसी को भी। इसीलिए लालबाग के राजा में इतनी भीड़ लगती है, वहाँ पे कुछ तो पावर है। एग्जैक्टली। जब उसका प्राण प्रतिष्ठान होता है तो अलग ही ऑरा है वो जगह का, जो दिन में 10-10 लाख लोग आते हैं। एग्जैक्टली, यही मैं कह रहा हूँ, सब वो एनर्जी लेके जाते हैं। दैट्स द मेन थिंग। इसलिए लोग मरते हैं कि कैसे भी करके पैर छू लें। तो हमें वो चैनल बनना पड़ता है प्राण प्रतिष्ठा का। तो जब हम चैनल बनते हैं तो हमारा भी पावर उनके साथ कनेक्शन में आ जाता है करके। चलो, बहुत मजा आया, एकदम डिटेल में और कन्वर्सेशन हो गया। और वापस से शायद वही हुआ है, दिन में शुरू किया था हमने रात हो गई है। तो मजा आया सर, थैंक यू फॉर कमिंग वंस अगेन। अभी भंडार का 10% हो चुका है, 90 बाकी है। तो अभी बहुत मजा आया आपके साथ। थैंक यू सर वापस आने के लिए, एनलाइटन थोड़ा और करने के लिए। जल्दी भी आ गए, जल्दी आ गए। मैंने उनको फोन किया और वो बोले हाँ चलो करते हैं अपन। करेक्ट, क्योंकि अभी कल ही निकल रहे वो शिरडी के लिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रिप। और बहुत सारे लोगों को सुनना भी था कि आपका और क्या आप बोलने चाहते हो। मुझे कितने, मतलब आपने सिर्फ मेरा ही नंबर डाला पॉडकास्ट में, मैंने मना भी नहीं किया। मुझे नॉर्मली 800 से 1200 तो वैसे भी मैसेजेस रोज आते थे, क्योंकि मैं 270 व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, है ना। आपके पॉडकास्ट के बाद मुझे उससे डबल मैसेज आना शुरू किए और फोन कॉल्स आना शुरू होके। तो भी मैंने मना इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर फाइल मैंने खोली है तो मुझे ही उसका क्लोजर करना पड़ेगा। मेरी मीडिया टीम ने कहा भी सर आपका नंबर निकाल दे, दूसरा किसी का नंबर डाले। मैंने कहा नहीं, जो काम मैंने किया है मुझे उसका क्लोजर करने दो। करेक्ट। तो मैं यूएस कनाडा में था, पूरा महीना मैं दिन रात मैसेजेस पे लगा रहा, फोन कॉल्स पे लगा रहा। मैं चाहे मंदिर में बैठा था, रिट्रीट में चला रहा था, मैं एयरपोर्ट पे था, मैं वैंकूवर जा रहा था, ब्रैम्पटन जा रहा था, टोरंटो जा रहा था, शिकागो जा रहा था, जहाँ पे भी मैं जा रहा था मेरे ये मैसेजेस फोन कॉल्स चालू ही थे। नाइस, इतना डेडिकेशन, दैट्स द डेडिकेशन। और वो भी लोगों ने कितना ऐसी ऐसी चीजें भी लिखी, फिर भी आप इतना डेडिकेशन से दूसरों का सॉल्व कर रहे हैं। तो वो बड़ी, वरना कोई इंसान होगा तो भड़क जाएगा, अरे मैं तो अच्छा कर रहा हूँ। सी द पॉजिटिव, ऑलवेज। क्योंकि मुझे तो ये पॉडकास्ट के बाद ना मैं अपना व्यू बताता हूँ कि मैं जिस स्लो एंड स्टडी काम कर रहा था ना, मैं बहुत खुश और कंटेंट था अपनी लाइफ में। लेकिन पॉडकास्ट के बाद मुझे लगा दुनिया में अब भी इतना प्रॉब्लम है, तो लेट मी पार्टिसिपेट इन दैट प्रॉब्लम। जैसे अशोका बाहर निकले और उनको दिखा कि ये दुनिया तो अलग ही है। तो मैंने सोचा अब मैं इसको रोकता नहीं हूँ, अब तो मैं इनको हेल्प करता हूँ किसी भी तरह से। सोचिए सर कि अभी शिरडी के रिट्रीट में हमने 30-40 लोगों का जगह बुक किया था। अब हमारे पास 90 का लिस्ट है। मैंने किसी को भी मना नहीं किया। मैंने बाजू की होटल को भी पूरा हायर किया। मैंने कहा नहीं, आप किसी को रोकना ही नहीं यहाँ पे। हमारी उज्जैन की रिट्रीट है, ऋषिकेश की है, कामाख्या देवी के यहाँ पे, कलकत्ता की है, मसूरी की है। हमारी सारी रिट्रीट्स फुल हो गई जस्ट ये पॉडकास्ट के बाद। मतलब ऐसा नहीं है कि अज्ञान जो हम बोल रहे थे कि वो ही लोग हैं, नहीं, ज्ञानी भी है, वो लोग भी हैं। जो ज्ञानी है उन्होंने तो मेरे को हार्डकोर पकड़ा। एक लंदन के बंदे ने मेरे को मैसेज किया कि मैं आपका सब खर्चा उठाता हूँ, फ्लाइट का, आने जाने का, वीज़ा भी करवा देता हूँ, सिर्फ आप आइए, मेरे 5-6 क्वेश्चन का पास्ट लाइफ में आंसर दे दीजिए, ऐसा करके। मैंने कहा भाई मैं ऐसे आऊँगा नहीं, लेकिन जब भी हम मिलेंगे मैं आपका डेफिनेटली करूँगा करके। ऐसे कितने लोग मतलब रेडी हैं ये चीज़ के लिए। और सर इतने लोग कैसे, मतलब लोग प्रॉब्लम से जा रहे हैं कि लोग कमेंट्स में पूरा प्रॉब्लम बता देते हैं। एग्जैक्टली, कि सोचिए कि कितने प्रॉब्लम्स में हो गए लोग। यस।
नहीं, वो जो थॉट है कि इतने प्रॉब्लम में वो इंसान और पब्लिकली अपनी प्रॉब्लम लिख रहा है बहुत, मतलब कितने प्रॉब्लम, सही बात है, कितना, वरना कोई बताएगा नहीं। एक बंदा मैंने बोला सुसाइड करने वाला था, वो सिर्फ यूट्यूब मतलब अपनी पॉडकास्ट देख के वो बच गया, अपने लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट। ये कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था, ये बहुत स्पॉन्टेनियस था। हम मिले भी पहली बार, कुछ हमने डिस्कशन भी नहीं किया था, रॉ था, एकदम रॉ था, एकदम रॉ। ऐसा है ना, तो बहुत मजा आया। और सर का भी यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर उदय शाह नाम से। हाँ, डॉक्टर उदय शाह नाम, मैंने दिया है, मैंने लिंक देता हूँ। अच्छा, मैं देता हूँ पूरा लिंक सब देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सर ने काफी सारे क्वेश्चंस के भी आंसर दिए, तो थैंक यू वेरी मच सर। होपफुली सब्सक्राइबर्स को आंसर्स मिल गए होंगे। उसमें भी कुछ डाउट है तो आप वापस थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा, हम वापस वापस आएंगे आंसर्स देने के लिए। द शो मस्ट गो ऑन। पर आज मुझे उतनी ठंडी नहीं लग रही है जितनी उस दिन लग रही थी। आज मैंने वो नाड़ी शिफ्ट नहीं किया, आज सर ने बख्श दिया था क्योंकि आपने बाल बंद कर दिया ना। चलिए सर, ओके, चलो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, मजा आ गया। और अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो सर का नंबर वापस से इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा ना, आपका टीम। नहीं होगा, सारे लिंक्स विंक्स हो गए, यूट्यूब लिंक हो गए, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो अगर आपको आज का पॉडकास्ट भी अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू विन विन वर्ल्ड। और भाई हमारे क्लिप्स का चैनल है विन विन शॉर्ट्स, वहां पे छोटे छोटे क्लिप्स बनते हैं पूरे पॉडकास्ट के, तो आप वो भी फॉलो करिए। और हमारी पर्सनल लाइफ भी फॉलो करनी है तो आप विन विन ब्लॉग को भी देख सकते हो, वहां पे हम कैसे खाते हैं। हाँ, वो मस्ती मजाक वाला हमारा चैनल है, तो वो भी अगर आपको देखना है तो आप जरूर देखो। तो मिलेंगे जल्द और एक तड़कते भड़कते पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए जय श्री हर हर महादेव। क्या बात है।